नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 231 तलवार के निशान वाला महल। रात के अंधेरे में ताया दिव्य नगरी में ठंडी हवा बह रही थी। ताया दिव्य नगरी एक बार फिर बर्फ से ढक गई थी। नवगणित रैंकिंग प्रतियोगिता के पिछले कुछ दिनों के दौरान 2 बार बर्फबारी हुई थी। ताया दिव्य नगरी जैसे शहर में कई परतों वाली संरचनात्मक व्यवस्थाएं थीं। एक बार इन व्यवस्थाओं को सक्रिय कर दिया जाता था तो पूरे शहर को साल भर वसंत ऋतु की गर्माहट का अनुभव होता था। हालांकि यह ऊर्जा की भारी बर्बादी थी और ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। ताया दिव्य नगरी की व्यवस्थाओं में एकत्रित युवांची को योद्धाओं को साधना के लिए प्रदान किया जाता था। ये यून गलियों में चल रहा था। हर बार जब वह बर्फ पर कदम रखता तो जमी हुई बर्फ कांप उठती और चरमराहट की आवाज करती। सड़क के दोनों ओर साधारण परिवेश वाले घरों की कतारें थीं। ये यून दिन भर में हुई लड़ाइयों को याद करती रही। इसमें कोई शक नहीं था कि चू शियाओरान और क्यूनियो दोनों में असाधारण क्षमताएं थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं और ताकतें थीं। चू शियाओरान को एक नियम की गहरी समझ प्राप्त हो गई थी, जबकि क्यूनियो के पास उसका मजबूत शरीर था। उन दोनों में अपने अपने क्षेत्रों में इतनी शक्ति थी कि वे दूसरों को इतना असहाय महसूस कराते थे कि उनका आत्मविश्वास ही खत्म हो जाता था। बेशक ये उनमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी। चू शियाओरान और क्यूनियो भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन ये उनके पास अभी भी ताया पवित्र तकनीक थी। लेकिन समस्या ये थी, ताया पवित्र तकनीक को ये उनकी ताकत नहीं माना जा सकता। ताया पवित्र तकनीक बहुत शक्तिशाली थी और इस तकनीक में निपुण योद्धा औसत साधना कौशल वाले योद्धाओं को भी आसानी से हरा सकते थे। वे अपने से कुछ स्तर ऊपर के लोगों से भी आसानी से लड़ सकते थे, मानो यह उनके लिए खाने पीने जितना ही आसान हो। लेकिन ताया पवित्र तकनीक को विशेषज्ञता नहीं माना जा सकता। ताया पवित्र तकनीक अपनी असीम शक्ति से दूसरों को दबा सकती थी। लेकिन अगर उनका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता जो ताया पवित्र तकनीक का अभ्यास करता हो, या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका ताया पवित्र तकनीक का स्तर उनसे ऊंचा हो, जैसे कि किन हाउटिन, तो वे ताया पवित्र तकनीक से मिलने वाले सभी लाभों को खो देते। तब उनके बीच अन्य पहलुओं की प्रतिस्पर्धा ही मायने रखती। अन्य पहलुओं में ताकत, नियमों, गति या युद्ध के अनुभव के आधार पर प्रतिस्पर्धा करना शामिल था। उसकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त क्या थी? उसके पास ऐसा क्या था जिसकी बदौलत वह किन हाउटिन को हरा सका? समान स्तर पर भी उसके हारने की संभावना सबसे अधिक है। ये यून को अचानक एहसास हुआ कि उसकी युद्ध शक्ति बहुत कमजोर है। ताया पवित्र तकनीक और सूक्ष्मता की उच्च सफलता अवस्था के अलावा उसके पास कोई अन्य प्रतिस्पर्धी लाभ नहीं था। ये यून की महत्वाकांक्षा बहुत प्रबल थी। अगर कोई सामान्य योद्धा थोड़े ही समय में पौराणिक ताया पवित्र तकनीक में महारत हासिल कर ले तो वह इतना उत्साहित हो जाएगा कि मानो अपना आपा ही खो बैठे। लेकिन ये उनको लगा कि यह भी पर्याप्त नहीं है। उसे अपने हर पहलू को मजबूत करना था। वह एक ऐसा सर्वांगीण व्यक्तित्व बनना चाहता था जिसमें कोई कमजोरी न हो। जैसे कृपाण तकनीकें। ये यून की तलवारबाजी की तकनीक हमेशा से कमजोर थी। वास्तव में उसके पास तलवारबाजी की कोई तकनीक ही नहीं थी। स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारें तकनीक से व्युत्पन्न कृपाण की चालें एक विशेषज्ञ के सामने कुछ भी नहीं थी। ये सोचकर ये यून एक नई दिशा में चलने लगा। 15 मिनट तक सड़क पर चलने के बाद वह एक महल के सामने रुक गया। उसने ऊपर देखा और महल के प्रवेश द्वार के ऊपर लटकी हुई 3 मीटर चौड़ी पट्टिका को देखा और उस पट्टिका पर 3 बड़े शब्द लिखे थे, स्वॉर्ड्सकार पैलेस। ये 3 शब्द बेहद स्पष्ट रूप से लिखे गए थे और इनमें एक अलग ही आभा थी। एक नजर में ही यह स्पष्ट हो गया कि इन्हें किसी कुशल लेखक ने लिखा है। ये यून ने तलवार के निशान वाले महल के बारे में बहुत पहले ही सुन लिया था। वह हमेशा से वहां जाना चाहता था। ताया दिव्य नगरी के साधकों के लिए अपने हथियारों के साथ तालमेल बढ़ाने के लिए यह सबसे अच्छी जगह थी। वाइल्डनेस डिवाइन हॉल की तरह ही स्वॉर्ड्सकार पैलेस में 2 घंटे के लिए प्रवेश करने के लिए 1000 ड्रैगन स्केल रून्स की आवश्यकता होती है। उस समय ये यून के लिए 1000 ड्रैगन स्केल रन कुछ भी नहीं थे। भुगतान करने के बाद ये यून महल में प्रवेश कर गया। महल विशाल नहीं था, उसमें बड़े बड़े आयताकार पत्थर थे। ये विशाल पत्थर अपरिवर्तनशील प्राचीन चट्टानें थीं और दिव्य वन्य भूमि में निर्मित हुई थीं। इन चट्टानों पर जो कुछ भी उकेरा जाता था उसे मिटाया नहीं जा सकता था, चाहे उन्हें लाखों वर्षों तक प्रकृति के तत्वों के संपर्क में ही क्यों न रखा जाए। अपरिवर्तनशील प्राचीन चट्टानों के चारों ओर की दीवारों पर तरह तरह के निशान थे। ये निशान ताया दिव्य साम्राज्य के ऋषियों द्वारा छोड़े गए थे। इनमें तलवार के निशान, कृपाण के निशान, पंजे के निशान और यहाँ तक कि मुट्ठी के निशान भी थे। हथियार चाहे जो भी हो, स्वॉर्ड्सकार पैलेस में उसका संबंधित निशान मिल जाता था। हमलावरों के हमले के निशान इन घावों में अंकित हो जाते थे। इन अवधारणाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति स्वॉर्ड्सकार पैलेस आया था। जैसे ही यून को कुछ समझ आने लगी, उसकी नजर कोने में किसी पर पड़ी। वह दुबला पतला छोटा सा बूढ़ा आदमी था। उसके बाल और दाढ़ी बिखरे हुए थे, लेकिन उसके बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात उसकी भौहों के बीच जड़ा हुआ खून जैसा लाल रत्न था। वह हॉल में जलते हुए चिनार के प्रकाश में चमक रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने एक बड़ा सा धूसर चोगा पहन रखा था। वह आराम से एक सोफे पर लेटा हुआ था और उसकी आंखें आधी झुकी हुई थीं, मानो आराम के कारण उसे नींद आ रही हो। उसके बगल में रखी मेज पर क्रिस्टल जैसे दिखने वाले अंगूरों से भरी एक प्लेट रखी थी। वह छोटा बूढ़ा आदमी कभी कभी आलस से एक अंगूर उठाकर अपने मुंह में डाल लेता था। ऐसा लगता था मानो वह इसका खूब आनंद ले रहा हो। वरिष्ठ, आप भी यहाँ हैं। ये यून आश्चर्यचकित रह गया।
उसने इस बूढ़े व्यक्ति को पहले भी देखा था। बूढ़े व्यक्ति की भौहों के बीच स्थित रक्त लाल रत्न ने यी यून पर गहरी छाप छोड़ी थी। जब यी यून आदिम प्रजातियों की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए वन्य दिव्य हॉल में गया था, तब दिव्य हॉल से बाहर आते ही उसकी मुलाकात इस बूढ़े व्यक्ति से हुई थी। उसने बिना किसी चेतावनी के यी यून पर हमला कर दिया और एक ही वार में उसे पराजित कर दिया। उसने यी यून को फटकार भी लगाए और बताया कि उसकी तलवारबाजी की कला कितनी घटिया है। उस समय इस छोटे से बूढ़े व्यक्ति ने यी यून को स्वॉर्ड्सकार पैलेस जाने की सलाह दी थी, और जब यी यून वास्तव में यहाँ आया तो उसे उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली और यी यून की ओर देखा। वह हंसा और बोला, बच्चे, आखिरकार तुम्हें मेरे घर का ख्याल आया। वरिष्ठ को प्रणाम करते हुए यी यून ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं यहाँ ऋषि के तलवार के निशानों से ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ। तलवार के निशान? हाँ हाँ। बूढ़े ने एक और अंगूर तोड़ा और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, तलवार के निशानों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करना। क्या आप जानते हैं कि तलवार के निशान वाले महल में तलवार के निशानों की सबसे गहरी अमूर्त अवधारणाएं कहाँ हैं? बूढ़े व्यक्ति द्वारा पूछे जाने पर यी यून ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं जानता। बूढ़े व्यक्ति ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, मानो उसने यी यून के जवाब का पहले से ही अनुमान लगा लिया हो। चलिए, मैं आपको एक अच्छी जगह ले चलता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। बुजुर्ग की बातें सुनकर यी यून बेहद खुश हो गया। किसी के मार्गदर्शन से बेहतर और क्या हो सकता था। धन्यवाद सीनियर। हे, कोई बड़ी बात नहीं। बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाया, फिर अचानक कुछ याद आने पर बोला, ठीक है। बूढ़े आदमी ने यी यून के सामने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसके अंगूठे और तर्जनी को चुटकी से दबाया। उसने दयनीय मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम पर्याप्त ड्रैगन स्केल रूल्स लाए हो? जिस जगह मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ वहां इसके लिए अतिरिक्त शुल्क लगेगा। यी यून कुछ देर हिचकिचाए, फिर मुस्कुराए और बोली, मैं काफी सामान लाई हूँ, और अधिक ड्रैगन स्केल रूल्स को चार्ज करना, ये तो कुछ भी नहीं था। यी यून के पास 1 लाख से अधिक ड्रैगन स्केल रूल्स थे। ताया दिव्य नगरी में ऐसी बहुत कम जगहें थी जहां वह प्रवेश नहीं कर सकता था। यी यून को सिर्फ बेहतरीन साधना संसाधनों की ही परवाह थी, उसे कीमत की कोई परवाह नहीं थी। ओह, ये तो अच्छी बात है। बूढ़े व्यक्ति ने राहत भरी नजर से देखा और कहा, जिस जगह मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ वहां 10,000 ड्रैगन स्केल रूल्स की अतिरिक्त आवश्यकता होगी, और साथ ही तुम्हें एक ग्लोरी पॉइंट भी देना होगा। तुम्हारे पास अभी भी एक ग्लोरी पॉइंट बचा होगा, है ना? आदिम जड़ी बूटी सौंपने पर तुम्हें काफी इनाम मिले होंगे। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए यी यून से पूछा। ये सुनकर यी यून एकदम सन रह गया। क्या 10,000 ड्रैगन स्केल रूल्स और एक अतिरिक्त ग्लोरी पॉइंट? उसने गलत नहीं सुना होगा। हालांकि उन्होंने कीमत पर कोई ध्यान नहीं दिया और केवल सर्वश्रेष्ठ ही चाहते थे, फिर भी यह शुल्क अनुचित था। ये तो डकैती थी। उस बूढ़े आदमी की घिनौनी मुस्कान को देखकर यी यून को ठंडक सी महसूस हुई। ये बूढ़ा बदमाश किसी पुराने धोखेबाज जैसा लग रहा था। क्या वह उसे धोखा दे रहा था? वरिष्ठ, क्या आपसे कोई गलती हुई? यी यून ने चतुराई से पूछा। इस कनिष्ठ कुप्ताए यह पवित्र तकनीक खरीदने के लिए केवल 2 गौरव अंक चाहिए थे। बूढ़े आदमी ने खड़खड़ाहट करते हुए सिर हिलाया। मुझसे गलती कैसे हो सकती है? ये कीमत इसलिए है क्योंकि तुम्हारे जैसा बच्चा मुझे जानता है और हमारी दोस्ती की वजह से है। अगर कोई और होता तो शायद वह इस कीमत पर अंदर भी नहीं जाता। वह जगह कोई साधारण जगह नहीं है। अंदर जाने के बाद तुम्हें यकीनन बहुत लाभ होगा। 2 ग्लोरी पॉइंट्स में ताया पवित्र तकनीक खरीदने की बात करें तो वह तो सिर्फ पहले 3 खंड थे। चौथे और 5वें खंड के लिए मिलाकर 5 ग्लोरी पॉइंट्स लगेंगे। आखिरी कुछ खंडों की कीमतें तो चौंकाने वाली दर से बढ़ती हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पूरी ताया पवित्र तकनीक सस्ती है? तो फिर क्या हुआ? क्या तुम जा रहे हो? तुम उस जगह में जा सकते हो और पूरा दिन वहां बिता सकते हो। नहीं गए तो पछताओगे। उस छोटे बूढ़े व्यक्ति ने यी यून को लुभाना शुरू कर दिया। यी यून दुविधा में थी। ये बूढ़ा आदमी किसी पुराने धोखेबाज जैसा लग रहा था, लेकिन ताया दिव्य नगरी के प्रशासक के रूप में भले ही उसमें नैतिक ईमानदारी न हो, वह किसी नौसिखिए को धोखा तो नहीं देगा, है ना? क्या ये कीमत के लायक था? 10,000 ड्रैगन स्केल रूल्स कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक गौरव का बिंदु तो था ही। यह एक अनमोल संसाधन था जिसे ताया डिवाइन सिटी के शीर्ष श्रेणी के विशेषज्ञ विशेष रूप से महत्व देते थे। प्रवेश करने के लिए एक गौरव बिंदु का भुगतान करने की आवश्यकता होने का मतलब यह था कि ताया दिव्य शहर में 99% साधकों के पास यहाँ अपने 6 वर्षों में एक बार भी प्रवेश करने का कोई मौका नहीं था। यहाँ तक कि जिन साधकों ने गौरव अंक अर्जित किया है वे भी प्रवेश पाने के लिए गौरव अंक छोड़ने को तैयार नहीं हो सकते हैं। ये यून के पास केवल 3 गौरव अंक बचे थे। जड़ी बूटी चुनने का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद उसे 2 गौरव अंक मिले और एक गौरव अंक प्राचीन जड़ी बूटी से बचा था। एक दिन के लिए इस ट्रेनिंग ग्राउंड में आना भी काफी लंबा समय माना जाता है। जहां तक नौसिखियों की रैंकिंग प्रतियोगिता की बात है, उसमें अभी 7 से अधिक दिन बाकी हैं। अगले 2 दिनों में मुझे कोई चुनौती नहीं देगा। अगर मैं उन मैचों को नहीं देखूंगा तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं खोऊंगा। ये यून को लालच हुआ। वह सचमुच ऐसी जगह देखना चाहता था। भले ही वह कुछ भी समझ न पाए, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह इस गौरवपूर्ण क्षण के नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो ये यून ने सिर हिलाते हुए कहा, वरिष्ठ, कृपया आगे चलें। हे कितना तेज और निर्णायक। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए ये यून के कंधों पर थपथपाया और अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। युवक, तुम वाकई होनहार हो। उस बूढ़े आदमी को देखकर मानो उसे अचानक बहुत सारा पैसा मिल गया हो, ये उनका संदेह बढ़ता ही गया। क्या उस बूढ़े आदमी को इस रहस्यमय प्रशिक्षण मैदान के प्रचार से कोई कमीशन मिलता था? ऐसा हो ही नहीं सकता कि ताया डिवाइन सिटी में ऐसे अनैतिक नियम हो, है ना? जैसे ही बूढ़ा जाने लगा, एक विचार मन में आया और उसने थाली से अंगूरों का गुच्छा उठाकर अपनी जेब में रख लिया।
खाते हुए उसने अंगूर तोड़ते हुए यी यून से कहा, मेरे इस बूढ़े के पीछे चलो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें पछतावा नहीं होगा। योजक चिन्ह। हमले की अमूर्तता से तात्पर्य मूल हमलावर के हमले के पीछे की अवधारणाओं और हमले के दौरान उसकी गतिविधियों से है। ये हमलावर द्वारा छोड़े गए निशानों को देखकर और उन पर विचार करके सीखा जा सकता है। अध्याय 232 कृपाण का मार्ग। लेखक का नोट, पिछले अध्याय में गौरव अंक 3 होने चाहिए थे। इसे सुधार दिया गया है। लिखते समय मैं कंप्यूटर के निचले दाएं कोने में लगी घड़ी को बार बार देख रहा था। समय की कमी और कथानक के विचारों से भरे होने के कारण मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया और मैंने इसे गलत लिख दिया। इसे 27 जनवरी का दूसरा अध्याय माना जाता है। ... ये यून उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चला। सीढ़ियों के पास से मुड़ने के बाद वह एक अंधेरे रास्ते में प्रवेश कर गया। ये पैदल मार्ग भूमिगत मार्ग की ओर जाता था। पैदल मार्ग के दोनों ओर चिलचिलाती बत्तियां लटकी हुई थीं, लेकिन इन बत्तियों की रोशनी गर्म नहीं थी। इसके विपरीत ठंडी हवा के झोंके लगातार पैदल मार्ग की गहराई में बह रहे थे। बुजुर्ग व्यक्ति धीरे नहीं चल रहा था, लेकिन पैदल रास्ता बहुत लंबा था। लगभग 30 मिनट चलने के बाद उन्होंने लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। अंत में बूढ़े व्यक्ति ने रुककर कहा, हम यहाँ पहुंच गए हैं। यहाँ हवा और भी ठंडी थी। ठंडी हवा के झोंके से चिलचिलाती रोशनी में कभी मंद तो कभी तेज हो जाती थी। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे अपना शरीर घुमाया। गलियारे के अंत में 2 बड़े पीतल के दरवाजे थे। दोनों दरवाजों की सतह पर एक अज्ञात आदिम दैत्य की नक्काशी थी। उस दैत्य की नक्काशी में एक अवर्णनीय अमूर्तता समाहित थी, जिसे देखकर व्यक्ति व्याकुल महसूस करता था। ये यही है, बूढ़े आदमी ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए कहा। उसने अपनी पूरी ताकत से बाएं कांसे के दरवाजे को धक्का दिया। झा झा झा। उद्धरण चिन्ह। यंत्रों के सक्रिय होने की आवाज के साथ पीतल का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजा बेहद भारी और मोटा था। वजन में अचानक बदलाव के कारण धातु का शाफ्ट घूमने लगा और पूरा रास्ता कांपने लगा। किसी अज्ञात कारण से ये यून को ऐसा लगा कि बूढ़ा आदमी दरवाजा नहीं बल्कि एक मोटा मकबरा धकेल रहा है। बूढ़े आदमी ने दरवाजा धक्का देकर खोला, फिर एक हाथ से दरवाजा पकड़े हुए बोला, कितना भारी है। आखिरकार मैंने खोल ही दिया, अब तुम अंदर जा सकते हो। बूढ़े आदमी ने अंदर की ओर इशारा किया। ये यून हिचकिचाया और जैसे ही वह एक कदम बढ़ाने वाला था, अचानक उसे ठंडक का झोंका महसूस हुआ, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह बेचैन हो गया। जान से मारने का इरादा। ओह, ये यून घबरा गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो इस दरवाजे के पीछे कोई भयानक अस्तित्व हो। उस बूढ़े आदमी ने किस तरह का दरवाजा खोला। बच्चे, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं करते? बूढ़े आदमी ने लापरवाही से पूछा। ये यून आश्चर्यचकित होकर बोली, वरिष्ठ, ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? हाँ, बूढ़े आदमी ने भयावह ढंग से हंसते हुए कहा, यह एक प्राचीन मकबरा है। कब? ये यून दंग रह गया। एक समाधि? क्या यह ताया दिव्य साम्राज्य के किसी पूर्वज का विश्राम स्थल हो सकता है? तुम्हारे पास तो बहुत सारे सवाल हैं। बूढ़े आदमी ने अधीरता से हाथ हिलाया, लेकिन कुछ सोच विचार के बाद उसने कहा, दरअसल तुम्हें यह बताने में कोई हर्ज नहीं है। क्या तुम जानते हो कि ताया दिव्य नगर यहाँ क्यों बनाया गया था? बूढ़े व्यक्ति ने ये यून के प्रश्न का उत्तर एक और प्रश्न से दिया। ये यून सोचने लगा। उसका मूल विचार था कि ताया दिव्य नगर का निर्माण इस स्थान पर इसलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने दिव्य वन में एक ऐसा स्थान चुना था जहां स्वर्ग पृथ्वी युवांची की प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक स्पंदन होता था, जिससे ताया दिव्य साम्राज्य के अभिजात वर्ग यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। लेकिन अब बूढ़े आदमी के शब्दों से ऐसा प्रतीत होता था कि मामला ऐसा नहीं था। ये यून ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। बूढ़े व्यक्ति ने पहले से खुले हुए पीतल के दरवाजे पर थपथपाते हुए कहा, ताया दिव्य नगरी का निर्माण इस प्राचीन मकबरे के कारण ही हुआ था। इस मकबरे का स्वामी ताया दिव्य साम्राज्य का कोई पूर्वज नहीं बल्कि कोई और है। वास्तव में ये प्राचीन मकबरा ताया दिव्य साम्राज्य की स्थापना से कम कुछ मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था। बूढ़े व्यक्ति के जवाब ने ये यून को चौंका दिया। ये प्राचीन मकबरा ताया दिव्य साम्राज्य से कई साल पहले का है। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, जहां तक इस मकबरे के मालिक की बात है, इसका पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। जब ताया दिव्य नगर के पहले नगर स्वामी ने इस प्राचीन मकबरे को खोजा था, तब तक ये खुल चुका था। अंत्येष्टि की वस्तुएं, विरासत और शव बहुत पहले ही गायब हो चुके थे। लेकिन प्राचीन मकबरे का सरणी क्षेत्र अभी भी मौजूद था। प्राचीन मकबरे में कई प्राचीन सरणी शिलालेख थे। ताया दिव्य नगरी के संस्थापक नगर स्वामी ने प्राचीन मकबरे के सरणी क्षेत्र को आधार बनाकर ताया दिव्य नगरी की विशाल सरणी का निर्माण किया था। इन सभी वर्षों में ताया दिव्य नगरी ने स्वर्ग पृथ्वी युवांची का संचय किया है। इसका एक हिस्सा प्राचीन मकबरे के सरणी क्षेत्र को पोषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि यह सरणी क्षेत्र स्थिर हो जाए तो ताया दिव्य नगरी अविनाशी हो जाएगी। बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनकर ये उनको आखिरकार समझ आ गया। लाखों वर्षों तक दिव्य वन में स्थित रहने के कारण ताया दिव्य नगरी पर राक्षसों के झुंडों का हमला होना था। अगर कोई सामान्य राक्षसी झुंड ताया दिव्य नगरी पर हमला करे तो वह सीधे मौत को दावत दे रहा होगा। लेकिन अगर बड़ी संख्या में आदिम प्रजातियां हमला करें तो ताया दिव्य नगरी पर भारी दबाव पड़ेगा। प्राचीन मकबरे की सुरक्षा कवच की मौजूदगी ने ताया दिव्य नगरी को मजबूती से खड़े रहने की शक्ति दी। अंदर जाओ बच्चे, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। बूढ़े आदमी ने ये यून को मकबरे की ओर धकेल दिया। ये यून को एक अजीब सी अनुभूति हुई। उस बूढ़े व्यक्ति के अनुसार ये प्राचीन मकबरा ताया दिव्य नगरी का एक महत्वपूर्ण स्थान था, फिर भी वह बूढ़ा व्यक्ति उसे यहाँ कैसे ला सका? ऐसा प्रतीत होता था कि उस बूढ़े व्यक्ति का रुतबा साधारण नहीं था। वरिष्ठ, चूंकि मकबरे को दूसरों ने साफ कर दिया है तो इस कनिष्ठ के लिए अंदर करने को क्या बचा है? ये यून के अपनी बात पूरी करने से पहले ही बूढ़े व्यक्ति ने उसे मकबरे में धकेल दिया। बच्चे, इस प्राचीन मकबरे में 2 कक्ष हैं। बायां कक्ष तलवारों से संबंधित है।
वहां से ज्ञान प्राप्त करने में निपुण रहो, यह एक सुनहरा अवसर है। ताया दिव्य नगर में अनेक खजाने हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि क्या तुम उन्हें प्राप्त करने की क्षमता रखते हो। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बात पूरी करने के बाद पीतल के दरवाजे पर धक्का दिया। झा 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 की आवाज के साथ उसने मकबरे का दरवाजा बंद कर दिया। ये यून अब पूरी तरह से बंद जगह में थी। दरवाजा बंद होते देख ही यून का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या इस बूढ़े आदमी को इस बात का डर नहीं था कि कहीं दरवाजे की मशीनें खराब ना हो जाएं? दरवाजे का वजन इतना ज्यादा था कि यून के लिए उसे धक्का देकर खोलना नामुमकिन था। अब मकबरे का कक्ष बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग हो गया था। ये यून ने मकबरे के कक्ष का जायजा लिया। मकबरा कक्ष बड़ा नहीं था और लगभग 10 मीटर चौड़ा था। चारों दीवारों पर चिरस्थायी दीपक लगे हुए थे, जिससे उसे सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। कक्ष के बीच में एक ताबूत था। ताबूत पहले से ही खुला हुआ था और उसका ढक्कन गायब हो चुका था। ये स्पष्ट था कि ताबूत खाली था। ये यून ने अंदर झांका और थोड़ी सी हैरानी से चौंक गई। ताबूत उतना खाली नहीं था जितना ये यून ने सोचा था। उसमें एक मोटी धातु की प्लेट थी जिसके बीचों बीच एक लंबा गड्ढा था। ये गड्ढा लगभग 5 फुट लंबा था। ऐसा लग रहा था मानो मूल रूप से इसके अंदर कुछ दबा हुआ था। ये यून ने जब स्थिति का जायजा लिया तो वह हैरान रह गया। ये तलवार के आकार जैसा दिखता था। मूल रूप से उस खांचे के अंदर एक कृपान रखी गई थी। हो सकता है कि इस ताबूत का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को दफनाने के लिए नहीं बल्कि तलवार को दफनाने के लिए किया गया हो। लेकिन अब तलवार गायब हो चुकी थी और पीछे तलवार का बना एक ताबूत रह गया था। दया, ये यून ने आह भरी। अगर तलवार पीछे छूट गई थी तो जाहिर है वह एक अनमोल खजाना थी। अगर मुमकिन होता तो वह देखना चाहता था कि तलवार कितनी शानदार थी। मैं सचमुच नहीं जानता कि मकबरे का स्वामी किस प्रकार का व्यक्ति है। जब संस्थापक नगर स्वामी ने ताया दिव्य नगर का निर्माण किया था तब उन्हें दिव्य नगर को सुदृढ़ करने के लिए मकबरे के सरणी क्षेत्र का उपयोग करना पड़ा था। इसका अर्थ यह है कि ताया दिव्य नगर के संस्थापक नगर स्वामी इस प्रकार का सरणी क्षेत्र स्थापित नहीं कर सकते थे। इस अनुमान के अनुसार मकबरे का स्वामी ताया दिव्य नगर के प्रथम नगर स्वामी से भी अधिक सक्षम था। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर ये उनके मन में मिलीजुली भावनाएं थीं। इस दुनिया में अद्वितीय विशेषज्ञों की कोई सीमा नहीं थी। ब्रह्मांड में उनकी क्षमता की कोई सीमा नहीं थी। बूढ़ा मुझे यहाँ किस लिए लाया? ये ताबूत तो खाली है। ये यून ने भौहें सिकोड़ते हुए अचानक कुछ देखा। चिलम की रोशनी में उसने कक्ष की दीवारों पर कुछ निशान देखे। हर निशान बेहद तीखा था। ऐसा लग रहा था मानो हर निशान किसी तलवार से बनाया गया हो। यह तलवार के वार का निशान था। वहां तलवार के 4 निशान थे और तलवार के हर निशान के नीचे दीवार पर शब्द लिखे हुए थे। ये शब्द सुनकर ये यून क्षण भर के लिए अत्यंत प्रसन्न हो गया। क्या ये किसी अद्वितीय तलवारबाजी तकनीक का मंत्र हो सकता है? ये यून ने दीवार पर कुछ और देखने के लिए जल्दी की, लेकिन खोजबीन के बाद उसे थोड़ी निराशा हुई। मंत्र सूत्र होने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं थे। एक नजर में पहले कृपान के निशान के नीचे लिखे शब्द यही दर्शाते थे। तलवार जैसी सच्चाई, अदम्य इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ती हुई। दूसरे कृपान के निशान के नीचे लिखे शब्द थे। शस्त्रों का सम्राट, सर्वोच्च शासन करने वाला। तीसरे कृपान के निशान के नीचे लिखे शब्द थे। स्वर्ग की आभा का पुत्र, जो उसके मूल में ही हत्यारा है। और चौथे कृपान के निशान के नीचे लिखे शब्द थे। अजय मन के साथ अन्य सभी पहलुओं में भी अजय। चारों वाक्य छोटे थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक में एक अवर्णनीय गुण था। उन्हें पढ़कर ये यून के रक्त में उबाल आ गया। तलवार का सच। ये यून को 1000 आर्मी कृपान बहुत पहले ही मिल गई थी। वह हमेशा से इस कृपान का इस्तेमाल करता रहा था, लेकिन सिर्फ एक कामचलाऊ हथियार के तौर पर। उसने कभी कृपान के असली अर्थ पर विचार नहीं किया था। 1000 आर्मी कृपान सचमुच एक तलवार की तरह दिखती थी। इसका ब्लेड लंबा और लगभग सीधा था, लेकिन तलवार से इसमें एक मूलभूत अंतर था। तलवार फुर्तीली, सुरुचिपूर्ण और परिवर्तनशील थी। लिन शिंटो की तलवारबाजी में फुर्ती और नजाकत झलकती थी। जब वह तलवार चलाती थी तो ऐसा लगता था मानो कोई परी जन्म ले चुकी हो। वहीं चू शियाओरान की तलवारबाजी में परिवर्तनशीलता झलकती थी। उसकी तलवार पानी की तरह कोमल थी और उसकी तलवारबाजी अप्रत्याशित थी। हालांकि कृपान अलग थी। तलवार में चपलता और परिवर्तनशीलता जैसे गुण नहीं होते थे। तलवार का मार्ग अपनी तीक्ष्णता के बल पर आकाश के नीचे पूर्ण अधिकार स्थापित करना था। तलवार हथियारों का सम्राट थी। तलवार के एक ही वार से अंत संभव था। वह पूरी दुनिया पर राज करती थी। तलवार का मूल उद्देश्य हत्या करना था, सभी को मारते हुए निर्णायक रूप से हत्या करना। इस प्रकार की मानसिकता से व्यक्ति का मन अजेय हो जाता था, जिससे वह पूरी दुनिया में अद्वितीय बन जाता था। अध्याय 233, सीधे आदिम स्रोत की ओर। ये यून उस दीवार के सामने पालथी मारकर बैठ गई जिस पर 4 वाक्य लिखे हुए थे। उसने सोचा कि बूढ़ा आदमी उसे यहाँ शब्दों की 4 पंक्तियों को देखने के लिए ही लाया होगा। ये प्राचीन मकबरा पहले से ही खाली था। पहले यहाँ युद्ध की तलवारें, खजाने और विरासत दफन थे, लेकिन अब वे सब गायब हो चुके थे और केवल मकबरे के मालिक के शब्द ही बचे थे। इन शब्दों में एक ऐसी अटूट प्रभुत्व की भावना थी जिसे देखकर चौंका देने वाला था। अरे, ये शब्द, उद्धरण चिन्ह। कुछ देर तक चारों पंक्तियों को निहारने के बाद यही उनको एहसास हुआ कि उनमें एक रहस्यमय अवधारणा समाहित है। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक रेखा चमकदार थी, मानो दीवार से निकलती हुई तलवार की किरण हो। ऐसा लग रहा था मानो ये शब्द तलवारबाजी की कला का प्रदर्शन हो। ये पता चलने पर ये यून ने अपनी एकाग्रता को केंद्रित करना शुरू कर दिया और चारों रेखाओं को बिना पलक झपकाए घूरने लगा। प्रत्येक शब्द का अर्थ दूसरे शब्द से भिन्न था, लेकिन जब उन्हें एक साथ जोड़ा गया तो उनसे एक सुसंगत और स्वाभाविक अनुभूति प्राप्त हुई। मैं समझ गया। ये यून की आंखें चमक उठी। जिस व्यक्ति ने ये शब्द लिखे हैं उसने तलवारबाजी के रहस्यों पर अपनी गहरी समझ का प्रदर्शन किया है, जो उसने अपने पूरे जीवन भर में अर्जित की है। ये शब्द तलवारबाजी की तकनीक का कोई सूत्र तो नहीं है,
लेकिन ये उससे भी कहीं बढ़कर है। इन शब्दों में एक विचार छिपा था, पर ये यून उसे समझ नहीं सका। वह केवल उसका हल्का फुल्का एहसास कर सका और उसे समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इन शिलालेखों को लिखने वाले व्यक्ति के सामने वह कमजोर था। हालांकि ये यून में असाधारण बोध शक्ति थी, फिर भी वह ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ रहा। ये बहुत गहरा है, ये यून ने अपनी भौहें सिकुड़ी। ये 4 रेखाएं तलवारबाजी की 4 तकनीकों के सेट की तरह थीं। तलवारबाजी की हर तकनीक के अपने कुछ नियम होते हैं। ये यून की वर्तमान स्थिति में ये सोचना मात्र था कि वह सब कुछ समझ सकता है। दरअसल जिस बूढ़े व्यक्ति ने ये यून को यहाँ लाया था, उसे यह उम्मीद नहीं थी कि ये यून को इतनी गहरी समझ प्राप्त होगी। लेकिन अगर ये यून को सत्य के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी मिल जाए तो यह उसके लिए बेहद फायदेमंद होगा। मार्शल आर्ट का सफर लंबा था। ये सत्य मार्ग के नियम थे। यदि आरंभ में ही कोई लंबे मार्ग पर सीधे मूल स्रोत की ओर इशारा कर सके, तो भले ही मार्ग कठिनाइयों से भरा हो, जब तक कोई इसे सहन कर सके और पूरी तरह समझ ले, तब तक वह बहुत तेजी से प्रगति कर सकता है और महान उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। बेशक जिन लोगों में प्रतिभा नहीं होती, वे इस कठिन मार्ग पर चलने का साहस नहीं करते। यह मार्ग कठिनाइयों से भरा था और इसमें उपलब्धियों और सफलताओं में देरी होती थी। एक समय ऐसा भी आता था जब उम्र के साथ कमजोरी आ जाती थी और व्यक्ति अपनी क्षमता खो देता था। कोई व्यक्ति बिना किसी महान उपलब्धि के वृद्धावस्था में मर भी सकता था। ऐसे में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का क्या लाभ? लगता है इस बूढ़े आदमी के मन में मेरे लिए बहुत सम्मान है। ये यून ने मन ही मन बुदबुदाया। प्राचीन मकबरे में एक दिन रुकने के लिए 1 या क्षण खर्च होता था। संभव था कि किसी को कोई ज्ञान प्राप्त न हो, इसलिए एक साधारण व्यक्ति जोखिम नहीं उठाएगा। ये लगभग तय था कि नौसिखियों के हर बैच में केवल किन हाउटियन और लुओहुआर जैसी हस्तियों को ही मकबरे में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसने इस प्राचीन मकबरे में प्रवेश किया है। मुझे आश्चर्य है कि किन हाउटियन जैसे लोगों ने यहाँ क्या सीखा होगा। ये यून को विश्वास नहीं हुआ कि उस बूढ़े व्यक्ति ने एक नजर में ही उसे भावी ऋषि मान लिया था। संभवतः उसने प्राचीन समाधि में असाधारण प्रतिभाओं को चुनकर उनकी परीक्षा ली होगी। जो लोग कुछ सीख सकते थे वे पीछे रह सकते थे। जो लोग कुछ भी नहीं सीख सके, उनके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसी विचार के साथ ये यून को अचानक एक विचार आया। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को स्वर्ग की आंख और बैंगनी क्रिस्टल के साथ एकीकृत किया और फिर उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि खोल दी। अब तक ये यून की ऊर्जा दृष्टि लगभग परिपूर्ण हो चुकी थी। संसार में सब कुछ ऊर्जा से बना था, इसलिए उनकी दृष्टि में सभी सती दिखावे उपेक्षित थे, केवल परम स्रोत ही शेष था। जब ये यून ने अपनी ऊर्जा दृष्टि का उपयोग करके उन शब्दों को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। अरे ये तो उद्धरण चिन्ह। ये यून की सांसें थम गईं। आमतौर पर जब कोई पत्थर पर शब्द उकेरता है तो वे सिर्फ शब्द होते हैं। पत्थर पर बने चिन्हों में कुछ भी खास नहीं होता, लेकिन ये 4 पंक्तियां बिल्कुल अलग थीं। उनकी ऊर्जा दृष्टि में ये शब्द अब स्थिर शब्द नहीं थे, बल्कि प्रवाहित ऊर्जा प्रकाश थे। इससे ये यून चकित रह गया। इस महान व्यक्ति ने ऐसे शब्द छोड़े थे जिनमें नियम समाहित थे और फिर भी करोड़ों वर्षों के बाद भी उनकी ऊर्जा क्षीण नहीं हुई थी। ये यून ने महसूस किया कि यह ऊर्जा आदिम प्रजातियों या जड़ी बूटियों की ऊर्जा से पूरी तरह से भिन्न थी। वह बैंगनी क्रिस्टल की मदद से आदिम प्रजातियों और जड़ी बूटियों से ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था और अपने स्तर को बढ़ाने के लिए उन्हें अवशोषित कर सकता था। लेकिन इन चारों रेखाओं के भीतर की ऊर्जा एक स्वतंत्र प्रणाली प्रतीत होती थी। इन शब्दों में निहित ऊर्जा प्रबल नहीं थी, लेकिन यह आदिम सी प्रतीत होती थी। आदिम ऊर्जा। ये यून को ऐसा महसूस हुआ कि पिछले 2 घंटों की छोटी अवधि में ही वह बहुत सी चीजों के संपर्क में आ चुका है। ऐसा लगा मानो अचानक उसके सामने एक रहस्यमय द्वार खुल गया हो और उससे अनेक आदिम सत्य प्रकट हो रहे हो। प्रत्येक सत्य अत्यंत रहस्यमय था और वह सीधे आदिम स्रोत से आ रहा था। यह अफसोस की बात थी कि वह अपने वर्तमान स्तर पर इन सच्चाइयों को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था। इससे ये यून को ऐसा महसूस हुआ कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन वह इन सब बातों से चकित था। धीरे धीरे आगे बढ़ो, अभी रास्ता लंबा है, कोई जल्दी नहीं है। इस विचार से उसने अपने मन को शांत किया। उसे जो कुछ भी मिला उसने उसे स्वीकार कर लिया। उस लंबी यात्रा की शुरुआत तो उसे कहीं न कहीं से करनी ही थी। इस प्रकार ये यून ने अपनी ऊर्जा दृष्टि को बनाए रखना शुरू कर दिया और वह चारों रेखाओं में वर्णित कृपाण संबंधी सत्यों पर चिंतन करने लगा। आंखों से देखने पर ये शब्द स्थिर प्रतीत होते थे, हालांकि वे दीवार से उछलते हुए प्रतीत होते थे, फिर भी यह एक भ्रम ही था। लेकिन ऊर्जा के दृष्टिकोण से यह बिल्कुल अलग था। शब्द गतिमान थे, मानो उनमें आदिम ऊर्जा समाहित हो, वे धीरे धीरे बह रहे थे। उस तीव्र ऊर्जा प्रकाश में एक रहस्यमय दर्शन समाहित था। ऐसा लग रहा था मानो प्रत्येक प्रवाह में कोई मूलभूत नियम समाहित हो। ये यून जल्द ही इस दृश्य में लीन हो गया। वह एक तरह के समाधि में चला गया और दिन का समय भूल गया। आधी रात से लेकर सुबह होने तक, दोपहर तक, अगले दिन की नवागंतुक रैंकिंग प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी और ये यून अनुपस्थित थी। ओह, ये यून नहीं आई। ये यून अब एक प्रमुख हस्ती बन चुका था। वह जहां भी जाता लोग उसे नोटिस करते। एक महत्वपूर्ण साधक होने के नाते अखाड़े में उसका एक विशेष स्थान था। इसी कारण कई लोगों ने गौर किया कि ये यून नौसिखियों की रैंकिंग प्रतियोगिता में अनुपस्थित था। आज चू शियाओरान और क्यून्यू दोनों अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ेंगी। वे पहले से ही शीर्ष 3000 में जगह बनाने की योजना बना रही हैं। फिर भी ये यून उनकी लड़ाइयां देखना नहीं चाहता। चू शियाओरान और क्यून्यू शीर्ष 3000 रैंक वाले अनुभवी साधकों को चुनौती दे रही थी, इसलिए आज की नवोदित प्रतियोगिता का माहौल कहीं अधिक रोमांचक था। ताया दिव्य नगरी के कई चौथे और 5वें वर्ष के साधक इसे देखने आए थे। अपने विशाल क्षेत्रफल के कारण आमतौर पर खाली रहने वाला ये स्टेडियम अब खचाखच भरा हुआ था, जिससे भीड़भाड़ का एहसास हो रहा था। ये यून शायद चू शियाओरान और क्यून्यू के खिलाफ मुकाबला करने की योजना नहीं बना रहा है।
ये दोनों राक्षस हैं, लेकिन भले ही यीयून उनसे लड़ने की योजना न बना रहा हो, उसे फिर भी आकर देखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। कई लोग इस स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। चू शियाओरान और क्यून्यू को शीर्ष 3000 साधकों को चुनौती देते हुए देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता था। ये भी कहा जा सकता है कि कुछ ही दिनों में ये चू शियाओरान और क्यून्यू के बीच की लड़ाई में बदल जाएगा। जब ऐसा होता था तो पूरा ताया दिव्य शहर भी इसे देखने के लिए उमड़ पड़ता था। ये वाकई सराहनीय था कि दो नौसिखियों के बीच का मुकाबला इस स्तर तक पहुंच गया। लड़ाई जल्द ही शुरू होने वाली है। किसी नौसिखिए का 3 महीने में पृथ्वी रैंकिंग के शीर्ष 3000 में प्रवेश करना, और वह भी 2 नौसिखियों का, यह शायद ताया दिव्य शहर में पिछले कुछ दशकों में नहीं देखा गया है। लोगों में काफी चहल पहल थी। वे सभी आज की प्रतियोगिता का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस समय केंद्रीय दिव्य टावर की 90वीं मंजिल के ऊपर एक विशाल कमरे में 2 बुजुर्ग व्यक्ति कुर्सियों पर बैठे थे। वे एक डिस्क सरणी को देख रहे थे जो अखाड़े में हो रही लड़ाइयों को दर्शा रही थी। उन 2 बूढ़े व्यक्तियों में से एक एल्डर जियांगे थे और दूसरे वह दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति थे जो यीयुन को प्राचीन मकबरे में लाए थे। तुम यीयुन को कृपान मकबरे में ले गए थे? एल्डर जियांगे ने अचानक पूछा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे ये बच्चा थोड़ा दिलचस्प लगता है, शायद इससे कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके। शायद, एल्डर जियांगे ने अपनी भौहें सिकुड़ी। सिर्फ शायद शब्द की वजह से आप उसे वहां ले गए। बुजुर्ग जियांगे उस बूढ़े व्यक्ति के कार्यों से स्पष्ट रूप से नाराज थे। तो क्या हुआ? प्राचीन मकबरा भले ही वर्जित क्षेत्र हो, लेकिन कुछ विशेषाधिकार हैं जो अभी भी वहां प्रवेश की अनुमति देते हैं। इसके अलावा भले ही बच्चे को कोई ज्ञान प्राप्त न हो, उसका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। खोना कुछ नहीं है। एल्डर जियांगे ने बेबसी से सिर हिलाया। कांग यान, तुम हमेशा अपनी मनमर्जी करते हो और सोचते नहीं हो। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जानते कि तलवार की समाधि में खुदे हुए प्राचीन सत्य समझना बहुत मुश्किल है। एक बार समझ आ जाए तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन अगर किसी को कोई अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं होती तो यह समय की बर्बादी होगी। सत्य का मार्ग बहुत गहरा है। यह आसानी से किसी व्यक्ति में जुनून पैदा कर सकता है। मुझे डर है कि यह लड़का बहुत जिद्दी हो सकता है। असफल होने के बाद भी उसे रुकना नहीं आता। उस स्थिति में वह अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहा होगा। युवा प्रतिभाओं के लिए समय बहुत कीमती था। इन प्रतिभाओं की बात करें तो वे अधिकतर अहंकारी और दृढ़ निश्चयी थे। यह आमतौर पर अच्छी बात थी, लेकिन कभी कभी यह बुरी बात भी हो सकती थी। एक दृढ़ निश्चयी युवा प्रतिभा आदिम स्रोत के सत्य से मंत्रमुग्ध हो सकती है। अगर कोई उसे रोक भी देता तो भी वह उन शब्दों के बारे में ऐसे सोचता रहता जैसे उस पर किसी भूत का साया हो। उस समय उसे रोकना संभव नहीं था, लेकिन उसे रोकना सही भी नहीं होता। किसी व्यक्ति की समझ के आधार पर अगर अंत में कुछ भी पता न चले तो ये बहुमूल्य समय की बर्बादी होगी। ताया दिव्य नगरी में ऐसे कई मामले थे। कुछ प्रतिभाशाली लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसे सुझाने में लगा दिया, लेकिन अंततः वे इससे और भी निराश होते चले गए। आखिरकार उनका जीवन व्यर्थ ही चला गया। इसलिए ताया दिव्य नगरी ने प्राचीन मकबरे को बहुत गंभीरता से लिया। इसे आसानी से खोला नहीं जा सकता था ताकि गलती से भी कोई अंदर न जा सके। लेकिन ये कांग यान सन की था। जिसे भी वह दिलचस्प पाता उसे प्राचीन मकबरे में ले जाता। वह एक तरह से उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था। अरे बूढ़े सन की, ताया दिव्य नगरी में हर तरह के प्रतिभाशाली लोग प्रशिक्षण के लिए आते हैं। मरना तो आम बात है, फिर भी तुम हमेशा इतने सावधान रहते हो। तुम किसी सच्चे विशेषज्ञ, किसी ऋषि की तरह का पालन पोषण कैसे करोगे? तुम मेरे कार्यों पर आपत्ति कर सकते हो, लेकिन कुछ साल पहले ही मैंने उस छोटे बदमाश किन हाउटियन को वहां लाया था और उसने कुछ हासिल किया। किन हाउटियन एक तलवारबाज थे। ताया प्राचीन मकबरे में मौजूद 2 कक्षों में से बायां कक्ष कृपाण सत्य का कक्ष था, जबकि दायां कक्ष तलवार सत्य का कक्ष था। जाहिर है किन हाउटियन तलवार सत्य के कक्ष में गए। यह एक रहस्य था कि दोनों कक्षों में ये शब्द किसने छोड़े थे। एल्डर जियांगे ने सिर हिलाते हुए कहा, किन हाउटियन एक अपवाद थे। वे तलवार के लिए ही पैदा हुए थे। वे लगभग तलवार के साथ एक हो चुके थे। किन हाउटियन लगभग अपनी तलवार छोड़ ही नहीं सकते और वे केवल तलवार का ही उपयोग कर सकते हैं। आप हर किसी से उनके जैसा होने की उम्मीद नहीं कर सकते। जहां तक यीयुन की बात है, हो सकता है कि उन्हें कृपान चलाने की आवश्यकता न हो। अध्याय 234 नवागंतुक प्रतियोगिता के अंतिम 2 दिन। अगले कुछ दिनों तक नवागंतुक रैंकिंग प्रतियोगिता जारी रही। ये नौसिखियों की रैंकिंग प्रतियोगिता ताया डिवाइन सिटी के पिछले 20 वर्षों के इतिहास में अब तक की सबसे भव्य प्रतियोगिता थी। ये कहा जा सकता है कि इसमें विशेषज्ञों की भरमार थी। रैंकिंग मैचों के दूसरे दिन क्यून्यू और चू शियाओरान शीर्ष 3000 में शामिल हो गईं। ये वाकई गर्व करने लायक उपलब्धि थी। इसके अलावा साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले गुमू ने अपने पहले ही मैच में अचानक सबको चौंकाते हुए सबका ध्यान आकर्षित किया, जिसके परिणामस्वरूप वह शीर्ष 4500 खिलाड़ियों में शामिल हो गए। हालांकि यह क्यून्यू और चू शियाओरान के परिणाम से भी बदतर था, फिर भी यह एक ऐसा परिणाम था जिसने कई नवागंतुकों को पीछे छोड़ दिया। इस नई रैंकिंग के कारण गुमू नवागंतुकों में तीसरे स्थान पर रही। जहां तक यीयुन की बात है, जो गुमू से भी ज्यादा प्रसिद्ध था, वह आज तक सामने नहीं आया था। नौसिखियों की रैंकिंग प्रतियोगिता 10 दिनों तक चली। पहले 4 दिन नौसिखियों के लिए एक दूसरे को चुनौती देने के लिए थे। औसत दर्जे के नौसिखियों के लिए मुख्य रूप से एक दूसरे के बीच अपनी रैंकिंग निर्धारित करने का मौका था, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी रैंकिंग 10,000 से ऊपर थी। 5वें दिन से क्यून्यू और चू शियाओरान जैसी कुलीन खिलाड़ी पृथ्वी रैंकिंग में ऊपर चढ़ने लगी। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति एक दिन में अधिकतम 12 मुकाबलों में भाग ले सकता था, लेकिन ये 12 मुकाबले केवल एक दिन में मिलने वाली चुनौतियों की अधिकतम सीमा को दर्शाते थे। यदि कोई दूसरों को चुनौती देना चाहता है तो वह एक दिन में केवल 2 ही चुनौतियां दे सकता है।
आमतौर पर जब नौसिखिए पृथ्वी रैंकिंग में ऊपर चढ़ते थे तो सामान्य प्रक्रिया धीरे धीरे ऊपर चढ़ना होती थी। आखिरकार ये पहली बार था जब नौसिखिए पृथ्वी रैंकिंग में ऊपर चढ़ रहे थे। उन्हें धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी और अनुभवी साधकों की ताकत से अपनी ताकत की तुलना करनी पड़ती थी। आमतौर पर जो नौसिखिए शीर्ष 6000 में प्रवेश करने का लक्ष्य रखते थे वे शीर्ष 8000 से शुरुआत करते थे। ऐसा करके वे अनुभवी साधकों की युद्ध शैलियों से परिचित हो जाते थे, साथ ही साथ अनुभव भी प्राप्त करते थे। 6 दिनों में कोई भी व्यक्ति 12 बार दूसरों को चुनौती दे सकता था। यह उनकी समग्र रैंकिंग तय करने के लिए पर्याप्त था। जहां तक नवागंतुक रैंकिंग के अंतिम परिणाम की बात है, इसकी गणना इसी पद्धति के माध्यम से की गई थी। प्रत्येक नवागंतुक को उनके युद्ध इतिहास में प्राप्त पृथ्वी रैंकिंग के अनुसार स्थान दिया जाएगा। जिसकी रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, नवागंतुकों के बीच उसका स्थान उतना ही ऊंचा होगा। यदि नवागंतुक आपस में लड़ते हैं तो विजेता को उच्च स्थान प्राप्त होगा। नियम सुनने में जटिल लगते थे, लेकिन वास्तव में वे बहुत सरल थे। अगर क्यूनियो की पृथ्वी रैंकिंग में 2900वीं रैंक होती और चू शियाओरान की 2800वीं रैंक होती, तो भले ही चू शियाओरान आखिरी दिन किसी और से हार जाती, फिर भी वह नौसिखियों में पहले स्थान पर ही रहती। लेकिन अगर क्यूनियो को लगता कि वह चू शियाओरान से अधिक शक्तिशाली है तो वह अंतिम दिन चू शियाओरान को चुनौती दे सकता था। अगर वह जीत जाता तो पहला स्थान क्यूनियो को मिल जाता। ये नियम बेहद निष्पक्ष थे। इनसे नवागंतुकों की रैंकिंग भी निष्पक्ष तरीके से प्रदर्शित होती थी। अगर नौसिखिए खिलाड़ी बारी बारी से रैंकिंग मैच लड़ते तो 2000 लोगों को रैंक देने में बहुत समय लगता। लेकिन डिवाइन सिटी के रैंकिंग नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को केवल 10 से थोड़े अधिक मैचों में भाग लेने की आवश्यकता होती है। यह नवागंतुक रैंकिंग का 9वां दिन था। अंत से पहले केवल 2 दिन शेष थे। इस समय तक नवोदित खिलाड़ियों की रैंकिंग लगभग तय हो चुकी थी। 3 नवोदित खिलाड़ी पृथ्वी रैंकिंग के शीर्ष 5000 में शामिल हुए। 100 से अधिक खिलाड़ी शीर्ष 8000 में शामिल हुए। ये यून तो अनुपस्थित ही था। उसकी रैंकिंग अभी भी 10,003 पर ही थी। कई लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि वह वहां क्यों नहीं था। ये यून क्या कर रहा था? ये यून को क्या हुआ है? हमने उसे कई दिनों से नहीं देखा है। क्या वह क्यूनियो और चू शियाओरान से परेशान हो गया है? क्यूनियो और चू शियाओरान राक्षसी थी। ये यून ने उनका मुकाबला देखने के बाद दूसरे दिन से ही अनुपस्थित रहना शुरू कर दिया था। इसी वजह से कई लोगों ने ये धारणा बना ली थी, वह इतना कमजोर कैसे हो सकता है। वैसे भी ये यून को क्यूनियो या चू शियाओरान से प्रतिस्पर्धा करने की कोई जरूरत नहीं है। वह आसानी से पृथ्वी रैंकिंग के शीर्ष 5000 में प्रवेश कर सकता है और गुमू के साथ तीसरे स्थान के लिए मुकाबला कर सकता है। अगर वह तीसरा स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसे मिलने वाले नवोदित खिलाड़ियों के पुरस्कार भी कई लोगों को ईर्ष्या दिलाएंगे। लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी। आज आखिरी से दूसरा दिन था, फिर भी ये यून ने किसी भी चुनौती मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया था। उसके पास सिर्फ 4 चुनौती के मौके बचे थे। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन इस समय बहुत से लोग ये यून को लेकर चिंतित नहीं थे। सबकी निगाहें क्यूनियो और चू शियाओरान पर टिकी थीं। सभी सोच रहे थे कि अगर आखिरी दिन क्यूनियो और चू शियाओरान के बीच मुकाबला हो तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। इस मुकाबले से तय होगा कि इस बैच के नवागंतुकों में सबसे पहले कौन होगा। इस लड़ाई के बारे में सोचते ही कई लोग रोमांचित हो गए। इस समय केंद्रीय दिव्य टावर में एल्डर जियांगे और वह पतला बूढ़ा व्यक्ति जो ये उनको आदिम स्रोत कृपाण सत्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपाण मकबरे में ले गया था, शतरंज खेल रहे थे। वे दोनों पुराने दोस्त थे। ऐसे लोगों के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति का होना आसान नहीं होता। उनकी लंबी उम्र के कारण उनके कई दोस्त और रिश्तेदार बुढ़ापे के कारण धीरे धीरे दुनिया छोड़ गए थे। उनके साथ रहने वाले लोग बहुत कम थे। कैंग यान, वो बच्चा ये यून कैसा है? बड़े जियांगे ने शतरंज का मोहरा रखते हुए लापरवाही से पूछा। पिछले कुछ दिनों से वो चुपके से नौसिखियों की प्रतियोगिता पर नजर रख रहे थे। ओह, वह अभी तक बाहर नहीं आया है। दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने बिना ज्यादा सोचे समझे जवाब दिया। एल्डर जियांगे ने भौहें चढ़ा ली। वह अभी तक बाहर नहीं आया। वह कितने दिनों से अंदर है? बैंगनी रक्त क्षेत्र के एक कनिष्ठ का इतने लंबे समय तक कृपाण मकबरे में रहना, क्या वह कुछ पता लगाने की योजना बना रहा है? वो पिछले 4-5 दिनों से वहीं है। दुबले पतले बूढ़े आदमी ने शतरंज के मोहरे से खेलते हुए हल्के से हंसा। मैं पिछले कुछ दिनों से उस पर नजर रख रहा हूँ। वो तलवारों के सत्यों से भरे शब्दों के सामने चुपचाप बैठा रहता है। उसे उस हालत में देखकर मैंने उसे आवाज नहीं दी। वैसे मैंने उस बच्चे से कहा था कि उसे तलवारों की समाधि में हर दिन एक गौरव अंक देना होगा। अब जब वो इतने दिनों से वहीं है तो मुझे उससे बचे हुए गौरव अंक अभी तक नहीं मिले हैं। उसकी किस्मत वाकई अच्छी है। तुम? एल्डर जियांगे अवाक रह गए। ये सोचकर हैरानी होती है कि तुम अब भी मजाक के मूड में हो। ये यून इतने लंबे समय से तलवार की समाधि में बैठा है। शायद वह ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश में भटक गया है। उस समय तो किन हाउटियन भी तलवार की समाधि में इतने लंबे समय तक नहीं रुका था। तलवार के सत्य के शब्द अत्यंत गहन थे। यदि बैंगनी रक्त क्षेत्र का कोई योद्धा उन्हें समझने का प्रयास करे तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि वह उन्हें गलत ढंग से समझ ले। यदि कोई व्यक्ति इस गलत रास्ते पर बहुत आगे बढ़ जाता है तो यह उसके भविष्य के विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। कांग यान, जल्दी से बच्चे को बाहर लाओ। अगर वह भटक गया है तो उसे सुधारो, उसे और भटकने मत दो। बुजुर्ग जियांगे हमेशा से ही युवा पीढ़ी के बारे में चिंतित रहते थे। ताया दिव्यनगर के कई बुजुर्ग युवा पीढ़ी से अनभिज्ञ थे जो प्रशिक्षण के लिए दिव्यनगर आए थे। आखिरकार किन हाउटियन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के ऋषि बनने की संभावना मात्र 1% थी। इन बुजुर्गों के लंबे जीवन में प्रतिभावान लोगों को देखने की आदत पड़ गई थी। धीरे धीरे उन्होंने उन पर कम ध्यान देना शुरू कर दिया। केवल वही लोग उनका ध्यान आकर्षित करते थे जो ऋषि बन जाते थे। हाय, तुम तो बहुत ज्यादा बोलते हो, लेकिन नवागंतुक रैंकिंग प्रतियोगिता अब खत्म होने वाली है।
इस लड़के को जरूर हिस्सा लेना चाहिए, नहीं तो वह चूक जाएगा। ये सोचकर दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने शतरंज का मोहरा छोड़ दिया और कृपान की कब्र की ओर चल पड़ा। इस समय ये यून कृपान मकबरे में पूरी तरह से समाधि जैसी अवस्था में लीन थी। ये यून की ऊर्जा दृष्टि में ऊर्जा प्रकाश की किरणें लगातार प्रवाहित हो रही थीं। ये प्रवाहित प्रकाश किरणें चलती हुई तलवारों की तरह थीं। ये यून की दृष्टि में ये शब्द शब्दों की तरह नहीं बल्कि तलवार की तीक्ष्णता और चीरफाड़ की तरह प्रतीत होते थे। तलवार की प्रत्येक चाल का पथ ये यून की आंखों की पुतली में गहराई से अंकित था। अपने मन में ये यून लगातार इसे प्रदर्शित करता और इसका अनुकरण करता था। शब्दों की रेखाओं को कृपान की चालों के रूप में उपयोग करके शब्दों के भीतर ऊर्जा का प्रवाह सूक्ष्म रूप से यही उनकी नारियों के भीतर ऊर्जा के प्रवाह के साथ समन्वित हो गया था। हर शब्द की एक लकीर में ऊर्जा की दिशा छिपी है और यह मेरे नारी तंत्रों में ऊर्जा के प्रवाह की दिशा में ही है। ये सचमुच जादुई है, ये यून ने मन ही मन कहा। इन शब्दों को उकेरने वाले व्यक्ति ने नारी तंत्रों में ऊर्जा को नियंत्रित करने वाले सूत्रों को भी शब्दों में उकेर दिया था। यह विधि पूरी तरह से अनसुनी थी। इस व्यक्ति ने ऊर्जा और नियमों पर अपना पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि ताया दिव्य नगर के प्रथम नगर स्वामी ने इस व्यक्ति की समाधि का उपयोग ताया दिव्य नगर की नींव रखने के लिए एक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में किया था। जब ये यून इन विचारों में डूबा हुआ था तभी अचानक उसे झा 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 की एक मशीन की आवाज सुनाई दी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि पीतल का विशाल दरवाजा खुल गया है। कांग यान दरवाजे के पास खड़ी थी। उस बूढ़े आदमी ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। वह ये यून को ऐसे देख रहा था मानो ये यून पिंजरे में बंद कोई जानवर हो। बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ कितने दिनों से हो? कैंग यान ने पूछा। ये यून ने सिर हिलाते हुए कहा, यह इतना छोटा नहीं हो सकता। पिछले कुछ दिनों से ये यून साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जब भी उसे भूख लगती वह अपने पास मौजूद अस्थि अवशेष खा लेता था। इस प्राचीन मकबरे में समय का पता लगाना असंभव था, इसलिए ये यून को यह नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका है। ओह, लगभग 4 दिन हुए हैं, 5 से ज्यादा नहीं। तो तुम पर मेरे 3 गौरव अंक बकाया हैं। जब समय आएगा तो तुम्हें मुझे चुकाने होंगे। कैंग यान हंस पड़ी। ये यून ये देखकर हैरान रह गई कि इतना लंबा समय बीत गया था। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे यहाँ इतने लंबे समय से हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये यून ने काफी तरक्की की थी। भले ही उसे 3 गौरव अंक गंवाने पड़े, यह इसके लायक था। जहां तक नवोदित खिलाड़ियों की रैंकिंग प्रतियोगिता की बात है, वह इतने लंबे समय से अनुपस्थित थे। अब केवल 2 दिन बचे थे, जिसका मतलब था कि उन्हें जल्द से जल्द वापसी करनी होगी। ये यून को नवोदित खिलाड़ियों की रैंकिंग प्रतियोगिता के पुरस्कारों की तीव्र लालसा थी। वरिष्ठ के याद दिलाने के लिए धन्यवाद, ये यून ने हाथ जोड़कर कहा। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। इस बच्चे ने सचमुच उसे धन्यवाद दिया। क्या वह अपने वादे से मुकरने वाला था? बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूँ। प्राचीन समाधि में वर्णित तलवार के सत्य वचन सीधे आदिम स्रोत तक ले जाते हैं। अगर तुम्हें इससे कोई ज्ञान प्राप्त हो जाए तो तुम बहुत तरक्की कर लोगे। मार्शल आर्ट के मार्ग पर तुम्हारे पहले कदम दूसरों से आगे होंगे। तुम्हें ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन अगर आपका स्तर बहुत कम है तो अंतर्दृष्टि प्राप्त करना आसान नहीं होगा। इतने वर्षों में इस बूढ़े व्यक्ति ने कई युवा प्रतिभाशाली लोगों को तलवारबाजी के मकबरों में तलवारबाजी का सार सिखाने के लिए लाया है। लेकिन केवल किन हाउटियन ही तलवार के इरादे की थोड़ी सी समझ हासिल कर सका। किन हाउटियन जन्मजात तलवारबाज है। तलवारबाजी के प्रति उसकी समझ अत्यंत तीव्र है। बेटा, तुम्हें अपनी क्षमताओं के अनुसार खुद को परखना होगा। जो बातें तुम समझ सकते हो उन्हें समझने की पूरी कोशिश करो। अगर कोई बात समझ में ना आए तो उस पर जबरदस्ती मत करो। तुम्हारे सामने अभी लंबा रास्ता है। भविष्य में जब तुम उच्च स्तर पर पहुंच जाओगे तो दोबारा पढ़ने पर यह तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। उस बूढ़े व्यक्ति के लिए इतने नेक इरादे से ऐसे शब्द कहना दुर्लभ था। ये सुनकर ये यून ने बस इतना ही कहा, वरिष्ठ के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। ये बच्चा, कैंग यान ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। उसे महसूस हुआ कि ये यून की आंखों में आत्मविश्वास की झलक थी। वह तलवार के तीखे सत्य शब्दों से विचलित नहीं हुआ, बल्कि उनसे उसे और अधिक आत्मविश्वास मिला। कम ज्ञान स्तर वाले व्यक्ति के लिए उच्च स्तरीय कानून को समझना और उससे आत्मविश्वास प्राप्त करना भी एक अच्छा संकेत नहीं था, क्योंकि अधिकतर समय तो उन्हें इसे समझना बहुत मुश्किल लगेगा, तो फिर उनमें आत्मविश्वास कैसे आ सकता है। जिन लोगों को भरोसा था वे शायद भटक गए थे, इसलिए उन्हें लगा कि यह बहुत आसान है। क्या ये बच्चा गलत रास्ते पर चला गया है? अगर उसने सचमुच गलत रास्ता चुना तो उसका आत्मविश्वास बाद में विपरीत प्रभाव डालेगा। जिन चीजों का संबंध बोधगम्यता से था उन्हें केवल समझा जा सकता था, समझाया नहीं जा सकता था। कांग यान सहायता करने में असमर्थ थी। ये यून को स्वयं पर ही निर्भर रहना पड़ा। इस बच्चे को कृपान की कब्र पर ले जाकर मैंने कोई समस्या तो पैदा नहीं की होगी, है ना? ये यून को इतना आत्मविश्वासी देखकर बूढ़ा आदमी सचमुच चिंतित हो गया। ऐसे लोग अक्सर अनजाने में ही गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन ये यून पहले ही विदाई लेकर मकबरे से बाहर निकल चुकी थी। वह नौसिखियों की रैंकिंग प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जल्दबाजी कर रहा था। अब रैंकिंग प्रतियोगिता के 9वें दिन दोपहर हो चुकी थी। अगर ये यून को चुनौती मुकाबले के लिए पंजीकरण कराना था तो उसके पास केवल 4 मौके बचे थे। 4 मौके, बस इतना ही काफी है। यही सोचकर ये यून अखाड़े की ओर चल पड़ा। अध्याय 235, पहले मैच का प्रतिद्वंदी। सूर्य के आकाश में ऊंचा उठने के साथ ही बर्फ से ढके ताया दिव्य शहर में अंततः थोड़ी सी गर्माहट महसूस होने लगी। 9वें दिन की नवोदित खिलाड़ियों की रैंकिंग प्रतियोगिता में दोपहर का समय था। प्रतियोगिता के दौरान दोपहर में थोड़े समय के लिए लंच ब्रेक हुआ, लेकिन कई दर्शक स्थल छोड़कर नहीं गए।
आखिरकार जब तक किसी योद्धा के शरीर में पर्याप्त मात्रा में युआन ची ऊर्जा संचित होती है तब तक वह कुछ दिनों तक बिना भोजन किए भी ठीक रह सकता है। हालांकि अधिकांश दर्शकों के रुके रहने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि दोपहर में 2 महत्वपूर्ण मैच होने थे। पहला मैच क्यूनियो और पृथ्वी रैंकिंग में 2800वें स्थान पर मौजूद एक अनुभवी साधक के बीच था। अगला मैच तो और भी हास्यास्पद था। चू शियाओरान पृथ्वी रैंकिंग में 2600वें स्थान पर मौजूद किसी खिलाड़ी को चुनौती दे रही थी। वे दोनों अभी अभी शीर्ष 3000 में शामिल हुए थे और इस रैंकिंग के आसपास मौजूद कई अनुभवी खिलाड़ियों ने ताया डिवाइन सिटी में 4 साल का प्रशिक्षण लिया था। ये लोग मूल रूप से पर्पल ब्लड के चरम विशेषज्ञ थे और उसी स्तर के अन्य योद्धाओं की तुलना में उत्कृष्ट थे। 3000 से आगे बढ़ना आसान नहीं था। उन्हें जिस प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा वह लगातार तीव्र होती गई। बेशक लोग इस तरह की लड़ाई देखना चाहते थे। क्यूनियो और चू शियाओरान की तुलना में अन्य नवागंतुक केवल अपनी प्रमुखता को और अधिक स्पष्ट करने के लिए ही वहां मौजूद थे। दरअसल पिछले 2 दिनों में नौसिखियों के बीच ज्यादा मुकाबले नहीं हुए। अब अगर कोई शीर्ष 7000 रैंक वाले किसी खिलाड़ी को चुनौती नहीं देता तो उसे मंच पर जाने में शर्मिंदगी महसूस होगी। लोग शीर्ष 3000 खिलाड़ियों से लड़ रहे थे जबकि आप 10,000 से ऊपर रैंक वाले किसी खिलाड़ी से लड़ रहे हैं। क्या आप अपना चेहरा ऊपर उठाना चाहेंगे? मुझे लगता है कि क्यूनियो अभी भी 2800वीं रैंकिंग को चुनौती देकर जीत सकती है। जहां तक चू शियाओरान की बात है, 2600वीं रैंकिंग को चुनौती देना वाकई में बहुत बड़ी बात है। उसके हारने की संभावना बहुत अधिक है। किसी ने अपना विचार व्यक्त किया। क्यूनियो और चू शियाओरान के बीच होने वाले 2 मैचों के नतीजों को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही थी। सबकी अपनी अपनी राय थी जिससे माहौल गर्मागर्म हो गया था। इसी दौरान अचानक किसी ने कहा, अरे क्या वह उधर ही यून नहीं है? सभी चौंक गए और आवाज की दिशा में देखने लगे। उन्होंने पास ही में प्रतिभागियों की बेंचों पर देखा कि सूती कपड़े पहने एक युवक अपनी सीट की ओर चलकर गया और फिर बैठ गया। ये युवक वास्तव में ही यून था। ये सचमुच ही यून है। आखिरकार वहां ही गया। नवागंतुक रैंकिंग प्रतियोगिता लगभग समाप्त हो चुकी थी। यह आखिरी से दूसरा दिन था, फिर भी ये यून की रैंकिंग 10,000 तीसरी थी। ये यून को देखकर लोग अवाक रह गए। उनमें जरा भी जल्दबाजी नहीं थी और वे बेफिक्र होकर अपनी सीट पर बैठे थे। अगर उनमें वह क्षमता नहीं थी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उनके पास शीर्ष 3 में प्रवेश करने का स्पष्ट अवसर था। ये यून के पास अभी भी 4 मैच बाकी हैं। समय रहते वह जीत सकता है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मेरा पहला मैच शीर्ष 8000 खिलाड़ियों में से किसी एक से होता। सबसे निचली रैंकिंग हासिल करके वह अगले मैच में शीर्ष 6000 खिलाड़ियों को चुनौती दे सकता है और जीत सकता है। आखिरी दिन के पहले मुकाबले में वह सीधे गुमू को चुनौती दे सकता है। अगर वह जीत जाता है तो सब कुछ तय हो जाएगा। अगर नहीं तो उसके पास चौथा स्थान पक्का करने के लिए एक और मैच बाकी है। किसी ने कहा। कई लोगों को ये बात तर्कसंगत लगी। वे सभी कमजोर खिलाड़ी थे। उन्हें अपनी रैंकिंग जानने के लिए 10 से अधिक मैच खेलने पड़े। लेकिन ये यून ताकतवर था, इसलिए वह अधिक मनमानी कर सकता था। वह गुमू को अपना मापदंड बना सकता था। वह 3 मैचों में अपनी रैंकिंग सुरक्षित कर सकता था। इसी दौरान लोगों ने देखा कि ही यून ने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से अपनी 1000 सेनाओं की तलवार निकाली। उसने उसे म्यान से बाहर निकाला और चमकदार ब्लेड को पॉलिश करने लगा। ये देखकर लोग अवाक रह गए। ये वाकई एक असामान्य रूप से शांत दृश्य था। ये यून धीरे धीरे अपनी तलवार को चमका रहा था। असल में केवल आम इंसानों की तलवारों को ही तिरपाल से ढककर धार बनाए रखने की जरूरत होती है, लेकिन 1000 सेनाओं की तलवार जैसी अनमोल तलवार को चमकाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये यून फिर भी इसे सावधानीपूर्वक थोड़ा थोड़ा करके तराशता रहा। यह व्यर्थ का कार्य नहीं था। दरअसल ये यून अपने मन में विचारों को सुव्यवस्थित करते हुए कृपान मकबरे से प्राप्त ज्ञान की पुष्टि कर रहा था। तलवार को चमकाने से उसे तलवार के साथ अधिक सहजता का अनुभव होने लगा। साथ ही वह अपने मन को शांत कर सकता था और अपनी समझ को बेहतर बना सकता था। ये यून चुपचाप 1 घंटे तक अपनी तलवार को चमकाता रहा। दोपहर की प्रतियोगिता शुरू होने ही वाली थी। ये यून खड़ा हुआ और एक फॉर्म उठाया। उसे भरने के बाद उसने अपना सिर ऊपर उठाया। रेफरी, ये यून ने चिल्लाकर कहा। तुरंत ही आसपास के लोगों की निगाहें ये यून पर टिक गईं। वे जानते थे कि ये यून ने संभवतः अपना प्रतिद्वंदी चुन लिया था। शुरुआती दिनों में ही ये यून की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि कई लोगों ने उन्हें चुनौती दी। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी एक दिन में 12 से अधिक मैच न खेले, उनके मैचों की व्यवस्था पहले से ही चुनौती टोकन बांटकर करनी पड़ी। लेकिन नौसिखियों की रैंकिंग प्रतियोगिता के आखिरी कुछ दिनों में इस प्रणाली की आवश्यकता नहीं थी। जो लोग लड़ना चाहते थे वे लगभग अपना मुकाबला खत्म कर चुके थे। इसलिए लड़ाइयों का समय पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से चुना जाता था। प्रतिद्वंद्वी से उसी क्षण लड़ने का निर्णय लेना कोई समस्या नहीं थी। प्रतिद्वंद्वी के मंच पर आते ही लड़ाई तुरंत शुरू हो सकती थी। अंदाजा लगाए कि यून अपने पहले मैच में किसे चुनौती देगा। किसी ने पूछा। पहला व्यक्ति शीर्ष 7,000,8,000 रैंक वाला एक अनुभवी किसान होना चाहिए। यह अधिक निश्चित विकल्प होगा। मुझे लगता है यह असंभव है। ये यून ने तो लियू युक्सिंग से निपटने के लिए ईंट का इस्तेमाल करने की हिम्मत की। इससे पता चलता है कि वह बेहद आत्मविश्वासी है। उसके प्रतिद्वंदी की रैंकिंग 7,000,8,000 के बीच तो हो ही नहीं सकती। वह सीधे शीर्ष 5000 खिलाड़ियों को चुनौती दे सकता है। हो सकता है वह गुमू को भी चुनौती दे दे। गुमू को चुनौती देना, इसे पक्का करना, यह असंभव है। ये यून पिछले कुछ दिनों से गायब है। प्रकट होने के बाद उसकी पहली लड़ाई तार्किक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति से होनी चाहिए जिसे हराने का उसे पूरा भरोसा हो। अपना पहला मैच जीतकर वह अपना मनोबल बढ़ा सकता है। इतने लंबे समय तक खुद को बचाए रखने के बाद अगर वह अपना पहला मैच हार जाता है तो ये बेहद शर्मनाक होगा।
कई लोगों का मानना था कि पहले मैच में जीत की गारंटी देने वाले किसी व्यक्ति से लड़ना ही सबसे उपयुक्त था। लेकिन पिछला वक्ता अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, देखते हैं क्या होता है। ये यून द्वारा ईट से लियू युक्सिंग को हराने के गौरवशाली इतिहास पर विचार कीजिए। ये यून के लिए अपने पहले ही मुकाबले में गूमू को चुनौती देना असंभव नहीं है। ... रेफरी ने ये यून की ओर देखा और पूछा, क्या तुम किसी को चुनौती देना चाहते हो? हाँ, ये यून ने अभी अभी भरा हुआ चुनौती पत्र सौंपते हुए कहा। रेफरी ने गेंद ली और एक सरसरी नजर डालते हुए अजीब सा भाव दिखाया, क्या आप निश्चित हैं? हाँ, ये यून ने सिर हिलाया और अपनी सीट पर वापस बैठ गया। रेफरी ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। प्रतिभागियों को अपनी मर्जी से किसी को भी चुनौती देने की स्वतंत्रता थी। वह इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। रेफरी ने मुकाबलों का क्रम निर्धारित करना शुरू किया। बहुत से लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि ये यून का पहला प्रतिद्वंद्वी कौन होगा। बहुत जल्द ही रेफरी ने जवाब दे दिया, क्योंकि दोपहर का पहला मुकाबला ये यून का था। कई दिनों तक नौसिखिए रैंकिंग प्रतियोगिता से अनुपस्थित रहने के बाद ये यून वापसी करते ही मंच पर सबसे पहले थे। ऐसा लग रहा था मानो रेफरी भी ये यून का प्रदर्शन देखना चाहते थे। लोगों का मनोबल बढ़ा। कियोनियो और चू शियाओरान के मुकाबले के अलावा वे ये यून के पुनरागमन के बाद उसकी पहली लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब रेफरी ने ये यून के प्रतिद्वंदी की घोषणा की तो सभी लोग चौंक गए। डिवाइन वाइल्ड ने स्टेज 10,003 ये यून चुनौतीपूर्ण 2980 कियोनियो क्या कियोयू को चुनौती। लोग हैरान रह गए। उनका पहला मैच न तो रैंकिंग हासिल करने के लिए था, न ही गूमू को चुनौती देने के लिए, बल्कि दूसरे स्थान पर मौजूद नवागंतुक कियोनियो को चुनौती देने के लिए था। गूमू को चुनौती देना तो पहले से ही काफी अतिशयोक्ति थी, लेकिन उसने सचमुच कियोनियो को चुनौती दे दी। वह क्या सोच रहा था? लोग समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। नौसिखियों में तीसरे स्थान पर रही गूमू ने फ्राउनिंग किया। इस नवोदित रैंकिंग प्रतियोगिता में वह हमेशा से ये यून को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता आया था। जब ये यून सामने आया तो वह उससे खूनी लड़ाई लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार था। पिछले कुछ दिनों में उसने लड़ाइयों में काफी अनुभव प्राप्त कर लिया था। उसे पूरा विश्वास था कि वह ये यून को हरा सकता है। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि ये यून उसे अनदेखा कर देगी। ये यून ने सीधे उसे दरकिनार करते हुए कियोनियो को चुनौती दी। इससे गूमू नाराज हो गया। उसकी उपेक्षा की गई थी। ये यून मुझे कतई नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे कर रहा है? क्या उसे लगता है कि मैं उसका प्रतिद्वंदी बनने के लायक नहीं हूँ? गूमू ने मुठ्ठियां भींच ली। ये यून का घमंड तो हद ही था। ये यून से मुकाबला करने के लिए सारी तैयारियां करने के बावजूद ये यून ने उसे बिल्कुल भी अपने निशाने पर नहीं लिया। उसमें वाकई हिम्मत है। मैं तुम्हारे कियोनियो से हारने का इंतजार करूंगा, फिर मैं तुमसे लड़कर तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी अवहेलना करने का क्या नतीजा होता है। ये सोचते हुए गूमू ने दृढ़ निश्चय के साथ ही यून की ओर देखा। ... मुझे चुनौती दे रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियोनियो भी हैरान था। उसने ये यून की ओर देखा और तुरंत मुस्कुराया। दिलचस्प। सच है, युवा जल्दबाज होते हैं। मुझे लगा था कि तुम गूमू को हराने के बाद ही मुझसे मुकाबला करोगे। कियोनियो खड़ा हो गया। उसे ये यून में हमेशा से बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि ये यून में अपने पहले ही मैच में उन्हें चुनौती देने का साहस होगा। चूंकि तुम इतने आत्मविश्वासी हो, मैं तुमसे लड़ने के लिए सफेद धातु का कवच पहनूंगा। यही मेरा तुम्हें उचित सम्मान देने का तरीका है। ये कहते हुए कियोनियो ने अपनी अंगूठी से एक विशाल दस्ताना निकाला और उसे अपने दाहिने हाथ में पहन लिया। काचा ठंडी चमक के साथ पंजे से 3 लोहे के पंजे बाहर निकले। उसी समय कियोनियो के बाएं हाथ में एक बड़ी ढल लगी हुई थी। इसके बाद एक विचार के साथ कियोनियो की छाती और पीठ पर लगे 2 गोलाकार धातु के टुकड़े चमकने लगे। सफेद धातु का एक युद्ध कवच प्रकट हुआ, जिसने कियोनियो के शरीर को ढक लिया। कुछ ही सेकंड में कियोनियो अपने सफेद धातु के कवच से पूरी तरह ढक गया और वह हथियारों से लैस हो गया। हाँ, एक जोरदार आवाज के साथ कियोनियो मंच पर कूद पड़ी। उसने हजारों पाउंड वजनी सफेद धातु का कवच पहन रखा था। वह मंच से 30 मीटर से अधिक दूर से कूदा था और वह छलांग लगाते हुए बाघ की तरह लग रहा था। धमाका। कियोनियो ने उतरते समय अपने दोनों पैरों को जमीन पर टिका लिया ताकि गिरने पर उसे सहारा मिल सके, और साथ ही उसने एक हाथ जमीन पर रख दिया। वह मंच पर गिरे उल्कापिंड की तरह लग रहा था। तेज धमाके से पूरा स्टेडियम हिल गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे। कियोनियो के पैरों के नीचे मोटी बैंगनी टंगस्टन टाइलें स्पष्ट रूप से धंस गई थीं। इससे यह स्पष्ट था कि कियोनियो की छलांग कितनी शक्तिशाली थी। कियोनियो के हमलों को नजरअंदाज करते हुए केवल ये छलांग ही किसी व्यक्ति को टुकड़ों में तोड़ने के लिए काफी थी। भयानक। वह तो मानो मानव रूपी आदिम निर्जन राक्षस है। किसी ने आह भरी। कियोनियो का हावभाव देखकर किसी की भी इच्छाशक्ति 30% तक कम हो जाएगी। एक सामान्य व्यक्ति उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। नौसिखियों में भी छुपा रुस्तम माने जाने वाले गूमू में कियोनियो को चुनौती देने की हिम्मत नहीं थी। इसकी वजह ये थी कि गूमू जानता था कि दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। वह कियोनियो के मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं था। कियोनियो खड़ा हो गया। 9 मीटर लंबे और मजबूत शरीर पर भारी कवच चढ़ाने के बाद उसकी सारी मांसपेशियां कीड़े जैसी नसों के साथ उभर आईं। ऐसा लग रहा था मानो वह फटने ही वाला हो। अध्याय 236 कियोनियो से लड़ाई। हालांकि रैंकिंग में कियोनियो चू शियाओरान से नीचे थी, लेकिन अगर किसी को इन दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया जाता तो वे कियोनियो के बजाय चू शियाओरान का सामना करना पसंद करते। ऐसा इसलिए था क्योंकि कियोनियो लोगों को अत्यधिक दबाव का एहसास कराता था। कियोनियो के सामने खड़े होने पर कई लोग अपना साहस जुटाने में असमर्थ रहे। मंच के दूसरी ओर ये यून ने अपनी 1000 सेनाओं वाली तलवार पकड़ी और मंच पर आ गया। वह कियोनियो से 30 मीटर दूर खड़ा था और सीधे उसकी ओर देख रहा था। ये यून आखिरकार युद्ध में अपने हथियार का इस्तेमाल करने जा रहा था। यह उचित ही था, आखिर उसका प्रतिद्वंदी कियोनियो था।
ये यून आखिरकार अपनी तलवार चलाने वाला है। पता नहीं उसकी तलवार चलाने की तकनीक कितनी अच्छी है। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। पहले तो यून सिर्फ ईंट से अपने विरोधियों को कुचल देता था। ये वाकई बहुत शक्तिशाली था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि ईंट का इस्तेमाल बंद करके 1000 सेनाओं की तलवार चलाने से उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बेशक 1000 आर्मी सेबर ईंट से ज्यादा मजबूत थी, लेकिन चाहे वह कितनी भी मजबूत क्यों न हो, ये सब ये यून की सेबर तकनीक पर निर्भर करता था। ये यून की तलवार बहुत लंबी है। किसी भी सामान्य प्रतिद्वंदी के खिलाफ एक लंबा हथियार फायदेमंद होता है, लेकिन क्यूनियो के खिलाफ एक बार जब वह इसे पकड़ लेता है तो ये यून इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और अगर यह पकड़ी भी न जाए तो क्यूनियो के शरीर पर वार करने की कोशिश भी उसकी रक्षा पंक्ति को भेदने के लिए शायद काफी न हो। क्यूनियो के पास एक ऐसी क्षमता थी कि एक बार कोई हथियार हाथ लग जाए तो उसे वापस पाने का कोई तरीका नहीं था। इसी वजह से कई लोगों को क्यूनियो का सामना करने का आत्मविश्वास नहीं था। उनके लिए अपने हथियार को उससे खोना बहुत शर्मनाक होता। और क्यूनियो बहुत तेज थी। क्या आप हथियार को क्यूनियो के चंगुल से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे? ये बहुत मुश्किल होगा। सभी इस बात से सहमत थे कि क्यूनियो के विरुद्ध हल्का हथियार बेकार था। ये यून की कृपाण लंबी और हल्की थी। ये वार करते हुए बवंडर खड़ा कर सकती थी और देखने में भी आकर्षक थी, लेकिन क्यूनियो के भारी कवच के सामने ये सरासर बेकार थी। क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्यूनियो ने ये यून की ओर मुस्कुराते हुए देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह और इंतजार नहीं कर सकता था। जरूर, ये यून भी हंस पड़ा। उसने लापरवाही से 1000 आर्मी सेबर को अपने शरीर के बगल में सीधा खड़ा कर दिया। अत्यंत लंबी 1000 आर्मी सेबर जमीन पर बिना गिरे खड़ी प्रतीत हो रही थी। यह एक विचित्र दृश्य था। कई साधक अचंभित रह गए। सामान्य परिस्थितियों में एक तलवार का जमीन पर सीधा खड़ा रहना असंभव होता है, क्योंकि वह अपना संतुलन खो देगी, लेकिन ये उनकी तलवार में मानो कोई आत्मा समाई हुई थी। क्यूनियो भी चौंक गया, लेकिन तुरंत ही उसने अपने होंठ चाटे और कहा, दिलचस्प। मैं देखूंगा कि क्या तुम अपनी तलवार मुझसे दूर रख सकते हो। ये कहते हुए क्यूनियो उसकी ओर उछल पड़ी। धमाका। किसी आदिम जानवर के हमले की तरह हर छलांग से मंच कांप उठता था। भारी कवच पहने होने के बावजूद भी क्यूनियो की गति में कोई कमी नहीं आई थी। काचा। क्यूनियो ने एक पैर से जमीन पर जोरदार प्रहार किया, जबकि यून गायब हो गई। वाह, ये यून ने 1000 सेनाओं की कृपाण म्यान से बाहर निकाल ली थी। म्यान अभी भी जमीन पर सीधी खड़ी थी, जबकि तेज धार से सुंदर किरणें निकलने लगी। ये यून ने आखिरकार अपनी तलवार चलाना शुरू कर दिया। समुद्र में तैरते अजगर की तरह 1000 सेनाओं की तलवार से एक चीखने जैसी आवाज निकली। उसी क्षण ब्लेड की किरणें एक जाल की तरह क्यूनियो को घेरने लगी। ये यून की आक्रमण गति इतनी तीव्र थी कि उसने सभी को चकित कर दिया। क्यूनियो की आंखें चमक उठी। शाबाश, उसने चिल्लाते हुए अपने शरीर को सिकोड़ा। वह अपनी ढाल को आगे रखते हुए तेजी से आगे बढ़ा। चटक। क्यूनियो की ढाल पर अनगिनत ब्लेड बीम टकराए। मोटी ढाल एक अभेद्य किले की दीवार की तरह थी। उसके संपर्क में आने वाली हर ब्लेड बीम क्यूनियो के हमले से नष्ट हो गई। ये यून और क्यूनियो एक दूसरे के पास से गुजरे। क्यूनियो रुकने के बाद ये यून की ओर मुड़ा और बोला, तुम्हारी तलवारबाजी की तकनीक बुरी नहीं है, लेकिन अफसोस यह मेरी सुरक्षा को भेद नहीं सकती। ये कहते ही क्यूनियो ने अपनी गर्दन चटकाए। उसकी गर्दन के जोड़ों से चटकने की आवाज आए। लोग आश्चर्यचकित रह गए। केवल इसी रक्षात्मक रणनीति के दम पर क्यूनियो अजय बना रहा। तुम्हारा कवच भी बुरा नहीं है, ये यून ने अपनी राय दी। क्यूनियो हंसते हुए बोली, क्या अब भी तुम्हारा मन मेरे कवच की समीक्षा करने का है? ये कहते ही क्यूनियो ये यून की ओर चलने लगा। वह धीरे धीरे चल रहा था और ये यून के बचने के लिए उपलब्ध जगह को धीरे धीरे कम करता जा रहा था। काचा काचा। जैसे ही क्यूनियो चलने लगा, धातु के कवच से खनखनाहट की आवाज आने लगी। पास आती हुई उस आवाज ने लोगों पर अत्यधिक दबाव डाला। ढाल की मार। अचानक क्यूनियो ने अपनी विशाल ढाल के साथ ये यून पर हमला कर दिया। ये यून ने क्यूनियो की ढाल से किए गए हमले को चकमा दिया और उससे बच निकला। ये यून की गति के कारण क्यूनियो के लिए ढाल से किए गए हमले में उसे मारना बहुत मुश्किल था। क्यूनियो ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने पंजे से वार किया, लेकिन ये यून का शरीर हवा से उड़ने वाले विलोपेड़ की तरह लचीला था और उसने एक बार फिर आसानी से हमले को चकमा दे दिया। इस क्षण क्यूनियो ने व्यंग्य किया। अपने शरीर को थोड़ा सा घुमाते ही उसके दाहिने हाथ का विशाल दस्ताना भी घूम गया। चा चा चा। तीनों नुकीले पंजे अचानक बाहर निकले और ये यून की ओर तेजी से बढ़े। इन धातु के पंजों में एक सरणी विधि निहित थी। जब क्यूनियो ने इनमें युआंची डाली तो वह पंजों को बाहर निकाल सकता था। ये हमला नजदीकी दूरी पर मौजूद लोगों को चौंका सकता था। ओह! ये यून की नजर उड़ते हुए तीनों पंजों पर टिकी और उसने हवा में ही अपना शरीर घुमाकर उनसे खुद को बचाया। उसी समय ये यून की 1000 सेना वाली तलवार ने पलटवार किया और क्यूनियो के गले पर वार किया। एक और नजर डाले बिना क्यूनियो ने 1000 सेना की तलवार को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वह ये यून की तलवार छीनना चाहता था। इस दृश्य ने हर योद्धा की सांसें थाम ली। प्रतियोगिता के दौरान पिछली लड़ाइयों में चाहे कोई भी योद्धा हो, जब भी क्यूनियो उनका हथियार छीनने की कोशिश करता, वे सब उसे वापस खींच लेते। अगर क्यूनियो उनका हथियार छीन लेता तो आगे लड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये यून की तलवार पतली और लंबी थी, इसलिए ये स्पष्ट था कि एक बार उसे पकड़ लेने पर क्या होगा। सभी को लगा कि यून अपनी तलवार वापस खींच लेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। भावहीन चेहरे के साथ तलवार लगातार नीचे की ओर वार करती रही। तलवारबाजी का ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। तलवार की सच्चाई की पहली पंक्ति में ही तलवार की प्रकृति स्पष्ट कर दी गई थी। ये यून अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा उसका हथियार चुरा लिए जाने के डर से अपनी तलवार कैसे पीछे खींच सकता था। ओह, पीछे नहीं हट रहे। क्यूनियो आश्चर्यचकित हुआ और मुस्कुराते हुए उसने कृपाण को पकड़ लिया।
क्लैंग, एक धातुई खड़खड़ाहट हुई। क्यूनियो ने बिना किसी चिंता के 1000 सेना की तलवार को पकड़ लिया था। इस दृश्य ने सबके दिलों को झकझोर दिया। तलवार छीन ली गई। यह किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। ये यून की गति को देखते हुए उन्हें लगा कि वह अपनी गति का इस्तेमाल करके क्यूनियो को एक लंबी लड़ाई में उलझा सकता है। अगर वह उसका सामना सीधे तौर पर नहीं करता तो ये लड़ाई लंबी खींच जाएगी और क्यूनियो अपनी तलवार और उसके साथ अपनी प्रतिष्ठा भी खो देगा। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि यून अपनी तलवार से लगातार वार करता रहेगा, जिससे क्यूनियो को उसकी तलवार आसानी से छीनने का मौका मिल गया। अब लड़ने के लिए बचा ही क्या था? क्या वह यूं ही हार जाएगा? हे क्यूनियो हंसी, तुम्हारी तलवार मेरी है, तुम्हें कोई दूसरा हथियार ले लेना चाहिए। ये कहते हुए क्यूनियो ने अपने दाहिने हाथ से कृपान को कसकर पकड़ लिया और उसे ही यून से छीनने की योजना बनाई। ये यून भावहीन बना रहा। अपनी कलाई को हल्के से घुमाते ही उसके शरीर की युआनची ऊर्जा प्रवाहित हुई और 1000 सेना की तलवार मानो लत्तों से घिर गई। ओह! क्यूनियो दंग रह गया। उसके हाथ में मौजूद तलवार अचानक गर्म हो गई। वह बहुत गर्म थी। यह युआनची क्या है? क्यूनियो के कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही ये यून की आंखों में एक चमक आ गई। शस्त्रों का सम्राट, सर्वोच्च शासन करने वाला। 1000 सेनाओं की तलवार हवा में एक लंबी अजगर की चीख की तरह गूंजी। एक तेज धार वाली किरण आकाश की ओर दौड़ पड़ी। खून दिखाई दिया। 1000 सेना की कृपान आसानी से ये यून के हाथों में वापस आ गई, जबकि क्यूनियो का हाथ कांपते हुए हवा में ही जम गया। पादा पादा, खून की बूंदें लगातार टपकती जाने लगीं, मानो किसी कटे हुए हार से मोती गिर रहे हों। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। केवल खून टपकने की स्पष्ट आवाज सुनाई दे रही थी। यह सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्यूनियो घायल हो गया। धातु के कवच से ढके उसके हाथ ने यून की 1000 सेना की तलवार पकड़ ली थी, लेकिन ये यून फिर भी अपनी तलवार वापस लेने में कामयाब रहा और उसी समय क्यूनियो की हथेली को चीर दिया। इतने सारे युद्धों के बाद यह पहली बार था जब क्यूनियो घायल हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या क्यूनियो के दस्ताने का कवच फट गया? आप वास्तव में? उद्धरण चिन्ह। क्यूनियो ने अविश्वास से अपनी हथेली को देखा। उसके हाथ पर लगा कवच फट गया था और इतना ही नहीं, उस पर पिघलने के निशान भी थे। पिघल गया। उस जलन भरी अनुभूति के बारे में सोचते हुए, क्या वह आग हो सकती है? क्या तुम अग्नि तत्व के योद्धा हो? क्यूनियो चौंक गया। अग्नि तत्व के योद्धा को भी इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए था। उसका कवच गहरे समुद्र से प्राप्त सफेद धातु से बना था। यह बेहद कठोर था और इसे भेदना लगभग असंभव था। बैंगनी रक्त स्तर की शक्तियों से भी इसे पिघलाना लगभग नामुमकिन था। ये यून ने अपना सिर हिलाया। आग उसके शरीर में मौजूद युआनची आग जैसी दिखती थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर था। ताया पवित्र तकनीक सीखने के बाद ये यून की युआनची में परिवर्तन आ गया था। यदि इसके मूल गुण का वर्णन करना हो तो वह शुद्ध यांग ही होगा। अगर यही तुम्हारी शक्ति की सीमा है तो ये लड़ाई यही खत्म होती है। ये कहते हुए ये यून ने अपनी 1000 सेनाओं वाली तलवार को फिर से नीचे की ओर चलाया। वाह! तेज धार वाली तलवार क्यूनियो की ओर बढ़ी। क्यूनियो ने अपनी पुतलियों को सिकोड़ा। उसने महसूस किया कि यह ब्लेड बीम पहले वाली बीमों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यून ने इसमें शुद्ध यान का संचार किया था। क्यूनियो पीछे हट गया और अपनी बड़ी ढाल को अपनी छाती के सामने रख लिया। हालांकि यून की तलवार की किरण हर तरफ फैल रही थी। शुद्ध यान कृपान ऊर्जा ने क्यूनियो की सुरक्षात्मक युवान ऊर्जा को पूरी तरह से पिघला दिया। क्यूनियो के सफेद कवच पर गहरे निशान पड़ गए। कृपान ऊर्जा उसके शरीर में भी प्रवेश कर गई थी और अब उसके भीतर प्रचंड रूप से प्रवाहित हो रही थी। इस कृपान की ऊर्जा में एक भयानक प्रज्वलित करने वाली शक्ति थी। इसने क्यूनियो को जला दिया, जिससे उसका रक्त उग्र हो गया। ये यून का कृपान हमला बहुत शक्तिशाली था। किसी हथियार की ताकत उसके वजन से नहीं, बल्कि उसमें कितनी युआनची डाली जा सकती है, उससे निर्धारित होती है। ये यून द्वारा उत्सर्जित ब्लेड बीम की तीक्ष्णता बेजोड़ थी। एक और किरण चमकी। क्यूनियो का शरीर कांप उठा जब उसकी छाती पर खून की एक और लकीर दिखाई दी। देंग देंग देंग। क्यूनियो सदमे भरे भाव के साथ कई कदम पीछे हट गई। उस समय उसके चेहरे पर भी तलवार का निशान था। उसके सभी घावों से खून टपक रहा था। आसपास बैठे दर्शकों के मुंह खुले रह गए। ये दृश्य उनकी समझ से परे था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हुआ। क्यूनियो का कवच उसकी युआनची ऊर्जा से परिपूर्ण था और उसकी रक्षा शक्ति अत्यंत प्रबल थी। लोग क्यूनियो को अजेय मानते थे, लेकिन क्या ये यून ने उसकी रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया था? ये यून का हमला किसी भी तरह से खास नहीं लग रहा था। क्यूनियो ने अपने मुंह से खून पोंछा और कहा, शक्तिशाली। ये कहते हुए उसने अपने बाएं हाथ से ढाल उतार दी। लगता है इस कवच को पहने हुए मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। लगता है मुझे तुम्हारे जैसे व्यक्ति से लड़ने के लिए अपना कवच उतारना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 237 दिव्य शक्ति, बेल राजा का कौशल। क्या वह युद्ध के लिए अपना कवच उतार रहा है? क्यूनियो की बातें सुनकर दर्शक स्तब्ध रह गए। अधिकतर लोगों का मानना था कि पूरे शरीर पर कवच पहनने से युद्ध शक्ति अधिक बढ़ जाती है। अगर वह अपना कवच उतार दे तो क्या क्यूनियो की रक्षा क्षमता में थोड़ी कमी नहीं आएगी? कवच पहने होने के बावजूद भी क्यूनियो ये यून की तलवार का सामना नहीं कर सका। ये तो बहुत ही भयानक है। ये यून की तलवार इतनी तेज कैसे है? क्यूनियो को तो लड़ाई में कभी चोट नहीं लगी। इसे कोई समझ नहीं पाया। पहले जब क्यूनियो शीर्ष 3000 में शामिल हुआ था तब उसका मुकाबला एक अनुभवी साधक से हुआ था जो एक लंबी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता था। वह कुल्हाड़ी बेहद भारी थी, लेकिन जब उसने क्यूनियो के कवच पर प्रहार किया तब भी क्यूनियो अपने युआनची द्वारा संरक्षित कवच के कारण उसका सामना करने में सक्षम रहा। ये यून की कृपान लंबी युद्ध कुल्हाड़ी जितनी शक्तिशाली नहीं दिखती थी, तो उसने क्यूनियो की रक्षा पंक्ति को कैसे भेद दिया? लोग ये यून की तलवार को आश्चर्य और विस्मय से देख रहे थे। उस तेज धार वाली लंबी तलवार से अभी भी खून टपक रहा था।
पादा पादा बैंगनी टंगस्टन की सतह पर गिरते ही खून की बूंदें बेर के फूलों की तरह खिल उठी। ये तलवार बहुत ही भयानक थी। तब तक क्यूनियो ने अपना हेलमेट उतार दिया था और अपनी छाती और पीठ की प्लेट भी हटा दी थी। जब इस कवच सेट को मंच पर फेंका गया तो इसका हर हिस्सा जोर से गूंज उठा। इसके सभी हिस्सों का कुल वजन देखकर यह कल्पना करना मुश्किल था कि यह कितना भारी होगा। ये कवच रक्षा के लिए है। सफेद धातु से बने इस कवच में असाधारण रक्षा क्षमता है। लेकिन ये कहते हुए क्यूनियो ने अपने दाहिने हाथ से बड़ा दस्ताना फेंक दिया। सफेद धातु का कवच बहुत भारी है। मैं इसे सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि अपनी शक्ति को सीमित करने और उसे बढ़ाने के लिए पहनता हूँ। मैं कवच के भार को संतुलित करने के लिए अपने परिवार की गुप्त तकनीक दिव्य शक्ति बैल राजा कौशल का लगातार उपयोग करता हूँ। इस प्रकार मैं निरंतर साधना करता रहता हूँ और सफेद धातु के कवच को उतारकर ही मैं अपनी शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचा सकता हूँ। ये कहते हुए क्यूनियो ने अपना सारा कवच उतार दिया था। उसने काले चुस्त दुरुस्त कपड़े पहने हुए थे। उसकी मांसपेशियां कपड़ों के कपड़े को खींच रही थी। क्यूनियो दहाड़ उठा। हाँ, क्यूनियो के शरीर से युआन ची की एक तीव्र धारा प्रवाहित हुई और उसकी मांसपेशियां फैलने लगी। एक के बाद एक नसें फूलती और मुड़ती गईं। परिणामस्वरूप क्यूनियो की लंबाई भी बढ़ गई। मूल रूप से उसकी लंबाई 9 मीटर थी, अब वह 2 मीटर से भी अधिक लंबा हो गया था। उसकी भुजाएं एक वयस्क की जांघ जितनी मोटी थीं। उसके लगभग गंजे सिर पर लंबे बाल भी उसकी शक्ति के कारण और लंबे होकर उसकी पीठ तक पहुंच गए थे। अपनी दिव्य शक्ति बैल राजा कौशल का खुलासा करने के बाद क्यूनियो की आभा पूरी तरह से बदल गई थी। उसने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से एक बड़ा भाला निकाला। ये भाला क्यूनियो की लंबाई के बराबर था। भाले का डंडा एक बच्चे की कलाई जितना मोटा था और भाले का सिरा लगभग 3 फीट चौड़ा था। इस अद्वितीय हथियार को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हा, बहुत अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। क्यूनियो ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, काफी समय हो गया है जब मैंने दिव्य शक्ति बैल राजा कौशल का उपयोग करने के लिए अपने सारे कवच पूरी तरह से उतार दिए थे। क्यूनियो ने आराम से अपने शरीर को फैलाया और उसके जोड़ों से चटकने की आवाज आई। ये यून की 1000 सेना की तलवार से पहले जो घाव खुले थे, क्यूनियो की मांसपेशियों के फैलने से उनमें से खून बहना बंद हो गया था। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, मेरा शरीर अभेद्य है। ये वंशानुगत गुण है। हालांकि मैंने अपना सफेद धातु का कवच उतार दिया है, फिर भी इसने मेरी दिव्य शक्ति बैल राजा कौशल को सक्रिय कर दिया है। दिव्य शक्ति बैल राजा कौशल की सुरक्षात्मक युआन ची के समर्थन से मेरी रक्षा क्षमता और भी मजबूत होती है, कमजोर नहीं। क्यूनियो की बातें सुनकर आसपास बैठे दर्शक मन ही मन भयभीत हो गए। क्यूनियो वाकई बहुत डरावनी थी। एक अटूट शरीर जो वंशानुगत गुणों से भरपूर है। यह एक दुर्लभ शारीरिक अवस्था थी, इसीलिए क्यूनियो के पास ऐसी असाधारण शक्ति होना स्वाभाविक था। अपना कवच उतारने से क्यूनियो की रक्षा क्षमता वास्तव में और मजबूत हो गई। बढ़ी हुई रक्षा क्षमता और उसकी अपार शक्ति के कारण उस भाले के प्रहार का उस पर पड़ना स्वाभाविक ही था। इस समय क्यूनियो में कोई कमजोरी नहीं दिख रही थी। क्या आप तैयार हैं? ये कहते ही अपने विशाल भाले के साथ वह हवा के झोंके की तरह तेजी से आगे बढ़ा। उनकी आकृति से कई परछाइयां भी बनी। वे बहुत तेज थे। लोगों को लगता था कि क्यूनियो अपनी गति में निपुण नहीं है। वास्तव में पिछली लड़ाइयों में क्यूनियो की गति वाकई धीमी थी। वह तो मुश्किल से कुछ ही कदम चल पाता था। ज्यादातर समय वह अखाड़े के बीचों बीच एक किले की तरह खड़ा रहता था। लेकिन क्यूनियो, जिसने अब अपना कवच उतार दिया था, बिल्कुल अलग दिख रहा था। अब जाकर लोगों को एहसास हुआ कि क्यूनियो की गति उसकी ताकत जितनी ही भयावह थी। क्यूनियो के शरीर से निकलने वाली शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। हालांकि वह भारी भरकम था, लेकिन उसकी भयानक ताकत के आगे उसका वजन कुछ भी नहीं था। हालांकि क्यूनियो की चाल में शैली की कमी थी, लेकिन जिस गति से वह दौड़ सकता था, उससे वह निश्चित रूप से समान स्तर के योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ में से एक था। उसकी रक्षात्मक क्षमता मजबूत थी, आक्रमण शक्ति भी प्रबल थी और गति भी तेज थी। ऐसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जीतना भला कैसे संभव था? लोग ये यून के लिए चिंतित होने लगे। दर्शकों द्वारा जिसकी स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सका, क्यूनियो अचानक ही उनके सामने प्रकट हो गई। पलक झपकते ही अव्यवस्थित छवियां एक हो गईं। हाथ में विशाल भाला लिए क्यूनियो की सारी शक्ति विस्फोटित हो गई। कांपते स्वर पर प्रहार करो। उस विशाल भाले में अपार ऊर्जा समाहित थी। क्यूनियो के भाले के प्रहार से पहाड़ भी आसानी से चूर चूर हो सकता था। धमाका! विशाल भाले के भीतर मौजूद युआन ची में विस्फोट हो गया। बैंगनी टंगस्टन के मैदान में एक गड्ढा बन गया। एक छलांग के साथ ये यून हंस की तरह उड़ गया। वह बच निकला। क्यूनियो ने व्यंग्य किया और ये यून पर डंडे से वार किया। ये यून का शरीर हवा में अविश्वसनीय ढंग से घूम रहा था। उसने फिर से ऐसे चकमा दिया मानो वह उड़ गया हो। शा शा शा। वह विशाल भाला शानदार ढंग से हिल रहा था, लेकिन ये यून का शरीर मानो भारहीन था। क्यूनियो के विशाल भाले के हर वार से वह बच गया, मानो युआन ची की शक्ति से वह उड़ गया हो। यहाँ तक कि प्रचंड युआन ची विस्फोट से भी ये यून आसानी से बच गया। क्यूनियो तेज थी, लेकिन ये यून उससे भी तेज थी। सूक्ष्मता की बड़ी सफलता के चरण तक पहुंचने और शुद्ध यांग शक्ति की प्रेरणा से ये यून की गति एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई थी। लोगों की निगाहें पूरी तरह से मंच पर चल रहे दृश्यों पर टिकी हुई थीं। एक के बाद एक हिंसक विस्फोट होते रहे और क्यूनियो और ये यून की परछाइयां आपस में गुंथी हुई थीं। ये कल्पना करना मुश्किल था कि यह लड़ाई 2-13 साल के बच्चों के बीच थी। मंच पर क्या हो रहा है? कमजोर योद्धा यह नहीं देख पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उन्हें बस इतना पता था कि लड़ाई बेहद भीषण थी, लेकिन किसका पलड़ा भारी था यह उन्हें नहीं पता था। क्यूनियो लगातार हमले कर रही है और ये यून उन सभी हमलों से बच रही है। एक उच्च रैंक वाले नवागंतुक ने समझाया, अब ऐसा लग रहा है कि क्यूनियो का पलड़ा भारी है। ये यून ने क्यूनियो के साथ अभी तक कोई प्रहार नहीं किया है। जाहिर है वो वार करने की हिम्मत नहीं करेगा।
भला उस भारी भरकम तलवार की ताकत को कौन रोक पाएगा। ये यून की तलवार तो बहुत पतली है, अगर उनके हथियार टकराए तो ये यून के हाथ सुन्न पड़ सकते हैं और उसकी तलवार टूट भी सकती है। लेकिन क्यूनियो का पलड़ा भारी नहीं होगा। सच में ये यून में क्यूनियो से भिड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन क्यूनियो ये यून को मार नहीं सकता। अगर ये लड़ाई लंबी खींची तो क्यूनियो की ताकत तेजी से कम हो जाएगी। चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। एक बार ऐसा हो जाए तो ये यून बाजी पलट सकता है और जीत सकता है। किसी और का मत था कि ऐसा नहीं है। सूक्ष्मता की बड़ी सफलता के साथ ये यून वास्तव में बढ़त पर था। अपनी चालों का उपयोग करके क्यूनियो की ऊर्जा को कम करना और क्यूनियो के थक जाने पर पलटवार करना ही सबसे समझदारी भरा तरीका था और यही यून के जीतने का एकमात्र मौका था। एक बार फिर सभी लोग असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस मैच का नतीजा क्या होगा। सबने अपनी सांसें थाम ली और आंखें चौड़ी कर ली। उन्हें डर था कि कहीं कोई रोमांचक क्षण भी छूट न जाए। लेकिन इसी क्षण क्यूनियो की गति धीरे धीरे कम होने लगी और अंततः वह रुक गई। उसने एक हाथ में अपना भाला पकड़ा हुआ था और जलती हुई लड़ाकू भावना के साथ ये यून को देख रहा था। ओह, ये यून ने चारों ओर देखा। अरे, तुमने ध्यान दिया? क्यूनियो ने आदतवश अपनी मोटी गर्दन फिर से घुमाई। मेरे पिछले सभी हमलों को तुमने चकमा दिया था, लेकिन मैंने वास्तव में युवांची का पिंजरा बनाया था। ये भी दिव्य शक्ति बैल राजा कौशल की एक चाल है जिसे फंसा हुआ बैलताला कहा जाता है। ये प्रत्येक हमले में उत्सर्जित युवांची से खाली हवा में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। इसका उपयोग विशेष रूप से आप जैसे तेज विरोधियों से निपटने के लिए किया जाता है। मेरी शक्तियों के बल पर मैं युवांची अवरोध को 1 मिनट से भी कम समय तक ही बनाए रख सकता हूं और मैं इसका उपयोग केवल एक बार ही कर सकता हूं। उसके बाद मैं इतना थक जाऊंगा कि इसका दूसरी बार उपयोग नहीं कर पाऊंगा। क्यूनियो को अपने हमले की कमजोरी उजागर करने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ये काफी है। अगर मुझे फंसे हुए बेल लॉक से हमला करने का मौका मिल जाए तो बस इतना ही काफी होगा, क्यूनियो ने आत्मविश्वास से कहा। वह बेहद आत्मविश्वासी था। वह एक ही बार में लड़ाई जीतने की योजना बना रहा था। अध्याय 238 विजय सुनिश्चित करना। ट्रैप्ड ऑक्स लॉक। ये क्या है? क्यूनियो की बातें सुनकर सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। उन्हें मंच पर कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब उन्होंने ध्यान केंद्रित किया तो उन्हें दिव्य वन्यभूमि मंच के मध्य में युवांची के असामान्य उतार चढ़ाव महसूस हुए। युवांची बिना विलीन हुए एक साथ अभिसरित हो रही थी। क्या ऑक्स लॉक फंसा हुआ है? क्या वह संकुचित युवांची का उपयोग करके ही उनको फंसा रहा है? कुछ अनुभवी साधकों को युवांची की गहरी समझ थी। वे क्यूनियो की योजना को भी समझ गए थे। ये यून की गति तकनीकें इतनी कुशल थी कि क्यूनियो को ये यून को एक ही स्थान पर रोके रखने के लिए अपनी फंसे हुए बेल लॉक तकनीक का प्रयोग करना पड़ा। भले ही ताला कुछ ही सेकंड के लिए टिका हो, लेकिन क्यूनियो के लिए ये काफी था। क्यूनियो का सीधा हमला इतना भयानक था कि कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। अगर क्यूनियो किसी तरह ही यून को सीधे वार सहने पर मजबूर कर देता तो क्यूनियो ही मैच जीत जाता। ये युद्ध रणनीति बहुत कारगर है। जैसा कि उम्मीद थी, क्यूनियो यून की शक्ति को खत्म नहीं होने देना चाहता। अब ये यून मुसीबत में है। लोग अपनी सांसें थाम लेते थे। क्यूनियो का हमला किसी की भी जान ले सकता था। मंच के नीचे कुछ डॉक्टर तैयार खड़े थे। इनमें से कई डॉक्टर ताया दिव्य नगरी के पूर्व साधना स्नातक थे। उन्हें यहाँ उपस्थित नौसिखियों का वरिष्ठ माना जा सकता था। उनका काम गंभीर रूप से घायल प्रतिभागियों का इलाज करना था और उनकी जान की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। हालांकि हथियारों को नियंत्रित करना मुश्किल होने के कारण अखाड़े में हर साल कुछ आकस्मिक मौतें हो जाती थीं। उन्हें क्यूनियो जैसे खतरनाक किरदारों पर विशेष ध्यान देना होगा। उनके विरोधियों की मौत की पूरी संभावना थी। क्यूनियो धीरे धीरे अपनी युवांची का संचार कर रहा था। वह एक भूखे बाघ की तरह था जो अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। वह यून को भयंकर निगाहों से घूर रहा था। मेरा फंसा हुआ बेलताला इतना मजबूत नहीं है। इसे तोड़ने के लिए आपको बस थोड़े समय की जरूरत है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने सबसे शक्तिशाली हमले से आपको हराऊंगा। ये हमला दिव्य शक्ति बैल राजा कौशल की आखिरी 3 चालों में से एक है। इसकी शक्ति इतनी अधिक है कि मैं इसका मुश्किल से ही इस्तेमाल कर पाता हूँ। यहाँ तक कि मैं भी इसे ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाता। इसका इस्तेमाल मात्र ही जानलेवा हो सकता है। तुम्हारे पास अभी भी हार स्वीकार करने का समय है। क्यूनियो ने ये कहते हुए अपना शरीर नीचे झुकाया और फिर आधा घुटने टेककर जमीन पर बैठ गया। इस विचित्र मुद्रा में उसके दोनों हाथों ने विशाल युद्ध भाले की डंडी पकड़ रखी थी। उसके शरीर की युवांची ऊर्जा धधकते ज्वालामुखी की तरह थी। ये यून चुपचाप क्यूनियो की ओर देख रहा था। उसने धीरे से 1000 सेना की तलवार को पलटा और उसकी नोक क्यूनियो की ओर कर दी। ये यून का उत्तर था। क्यूनियो हंसते हुए बोली, जैसा कि उम्मीद थी, तुम हार नहीं मानोगे। जी हाँ, अगर तुम हार मान लेते तो तुम मेरे लिए ऐसे सम्मानजनक प्रतिद्वंद्वी नहीं होते जिसका मैं आंखों में आंखें डालकर सामना कर सकूं। अब इस हमले का सामना करने की कोशिश करो। धमाका। क्यूनियो की युवांची में विस्फोट हुआ। युवांची का प्रवाह क्यूनियो के पीछे संघनित हो रहा था और धीरे धीरे एक सींग वाले आकाश बैल की आभा का रूप ले रहा था। क्यूनियो का शरीर धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ प्रतीत हुआ, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वह आकाश को थामे हुए हो। आकाश बैल अत्याचारी रक्त। क्यूनियो ने अपनी चरम शक्ति के साथ दहाड़ लगाई। वह अपनी अदम्य शक्ति से लबालब आगे बढ़ा। क्यूनियो के हर कदम से बैंगनी टंगस्टन मंच पर एक गड्ढा बनता जा रहा था। आकाश बैल की मायावी छवि से प्रेरित होकर क्यूनियो ने अपनी विशाल युद्धक भले को यून की ओर नीचे की ओर घुमाया। इसमें कोई शक नहीं था कि यह प्रहार मंच को चीर कर रख देगा। इस विनाशकारी तूफान जैसी मार का सामना करते हुए भी यून आश्चर्यजनक रूप से शांत था। उसने अपनी तलवार दोनों हाथों से पकड़ी हुई थी। 1000 सेना की तलवार की नोक जमीन से एक कोण बना रही थी।
इस समय ये यून का मन अत्यंत शांत था, क्योंकि उसका मन पूरी तरह से हजार सेना की तलवार के साथ एकाग्र हो गया था। कृपान मकबरे से प्राप्त विभिन्न अंतर्दृष्टियां अब ये यून के दिमाग में उमड़ पड़ी। ये यून ने कृपान मकबरे में कई दिन बिताए थे ताकि उसकी शिक्षाओं को समझ सके। ये यून ने उन शब्दों की ऊर्जा धाराओं को अपने मन में गहराई से अंकित कर लिया था। उस ऊर्जा और शब्दों की हर एक पंक्ति में एक तीक्ष्ण सत्य समाहित था। अब उनकी समझ को सत्यापित करने का समय आ गया था। कियोनियो का हमला अटूट दबाव के साथ नीचे की ओर बढ़ा तो ये उनकी आंखें चमक उठी। हजार सेना की तलवार ने हरे रंग की एक तेज रोशनी के साथ सीधे ऊपर की ओर वार किया, जो सीधे आकाश में जा उठी। उस पल ऐसा लगा मानो आकाश और पृथ्वी थम गए हों। समय रुक गया था, बस तलवार का वो निशान रह गया था। अदम्य शक्ति से उसने सब कुछ चीर डाला था। सेबर ट्रुथ के 32 शब्द सर्वोच्च शासन। तलवार की किरण और भाले की किरण आपस में टकराई। ये यून एक देवता की तरह था और उसने अपनी हजार सेनाओं वाली तलवार से कियोनियो को पीछे छोड़ दिया। तलवार को थामे हुए ही वह गरजते हुए आकाश बैल के प्रेत स्वरूप की ओर दौड़ा। यह आकाश बैल की छवि युआन क्यूई द्वारा कियोनियो के आकाश बैल अत्याचारी रक्त का उपयोग करके बनाई गई थी। लेकिन ये यून की तलवार अजय आक्रमण के साथ ऊपर की ओर बढ़ी। हजार सेनाओं की तलवार से आकाश में स्थित बैल की आकृति 2 हिस्सों में बंट गई। धमाका। युआनची के विस्फोट और ट्रैपटॉक्स लॉक। युआनची दीवार के टूटने से एक अराजक शक्ति का विस्फोट हुआ, जिससे डिवाइन वाइल्डनेस स्टेज के चारों ओर मौजूद हथियार हिलने लगे। यहां तक कि बैंगनी टंगस्टन की सुरक्षात्मक दीवार में भी भीषण कंपन हुआ। हालांकि ये यून की हजार सेना की तलवार ने सुरक्षा कवच को भेद दिया था। उसका शरीर कियोनियो से 30 मीटर की दूरी तक फैला और फिर स्थिर रूप से जमीन पर आ गिरा। हजार सेना की कृपान की नोक को जमीन पर रखकर ये यून मुड़ गई। मंच पर कियोनियो की पीठ ये यून की ओर थी। उसका शरीर पूरी तरह से जम गया था। अपने हाथ में युद्ध का भाला पकड़े हुए वह वहीं भयभीत होकर खड़ा रहा, बिना भाला छोड़े। उसकी निगाहें एक जगह ठहर गई थीं और चेहरे की मांसपेशियां फड़क रही थीं। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर नीचे झुकाया और अविश्वास भरी निगाहों से अपनी छाती को देखने लगा। कियोनियो की भौहों के बीचों बीच से शुरू होकर नाक के पुल से होते हुए टुटी तक और फिर छाती तक जाती हुई एक खून की लकीर दिखाई दी थी। कियोनियो के मांसपेशियों के दबाव के कारण कुछ सेकंड बाद इस घाव से खून बहना शुरू हो गया, जिससे सी की आवाज निकली। ये यून की तलवार ने कियोनियो को उसकी भौहों के बीचों बीच से लेकर बाईं पसली तक चीर दिया था। घाव लगभग 2 फीट लंबा था और उसकी पसलियां भी टूट गई थीं। इस कृपाण ने न केवल आकाश बैल की प्रेत छवि को चीर डाला था, बल्कि इसने कियोनियो के सुरक्षात्मक युआनची को भी भेद दिया था और साथ ही कियोनियो की लोहे जैसी मांसपेशियों को चीरते हुए उसकी छाती के बाईं ओर की पसलियों को तोड़ दिया था। खून तेजी से बहने लगा और कियोनियो का चेहरा, गर्दन और छाती खून से लथपथ हो गई। इससे कियोनियो बेहद खूंखार दिखने लगी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यून की तलवार ने उसकी पसलियों को चीर दिया था और उसके दिल के आसपास की मांसपेशियों को भी काट दिया था। अगर ये यून 1 इंच भी आगे बढ़ जाता तो उसका दिल चीरकर उसकी मौत हो जाती। लेकिन उस वार में ये यून का ऊर्जा पर नियंत्रण उत्कृष्ट था। उसमें 1 मिलीमीटर की भी चूक नहीं थी। वह वार बेहद भयानक था। कियोनियो की हथेलियों में पसीना आने लगा। उसने ताया डिवाइन सिटी के नौसिखियों में ऐसे प्रतिद्वंद्वी की उम्मीद नहीं की थी। उसे पूरी तरह हराने के लिए बस एक ही वार काफी था। और ये यून ने स्काईऑक्स टायरेनस ब्लड का डटकर सामना किया। ये कियोनियो का सबसे शक्तिशाली हमला था, जिस पर उसका पूर्ण नियंत्रण नहीं था। इस हमले में हारने पर उसने दिल से अपनी हार स्वीकार कर ली। ये यून और कियोनियो के मुकाबले में ये यून विजयी हुआ। रेफरी ने ये यून को एक गहरी नजर से देखा और मैच के परिणाम की घोषणा कर दी। कियोनियो की 9 पसलियां टूट गई थीं और हजार सेना की तलवार से उसका सीना चीर गया था। उसके बाएं फेफड़े और हृदय को अब युआनची का संरक्षण नहीं मिल रहा था। उसे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी, इसलिए स्वाभाविक ही था कि उसने लड़ने की क्षमता खो दी थी। इसी समय मंच के नीचे तैयार खड़े 4 डॉक्टर दौड़कर मंच पर आए। उन्होंने कियोनियो के घावों के इलाज के लिए तैयार की गई कुछ दवाइयां निकाली। डॉक्टरों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल थे। उन्हें लगा कि वे अंत में ही उनका इलाज करेंगे और संभवतः वह गंभीर रूप से घायल हो सकता है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से मामला बिल्कुल उलट गया। घायल होने वाला व्यक्ति वास्तव में कियोनियो था और कियोनियो का घाव भयावह था। यह वार बेहद सटीक था, मानो किसी सर्जन ने सर्जरी के चाकू का इस्तेमाल किया हो। यह एक भयानक वार था। कुछ डॉक्टरों ने यून को देखा और उन्हें लगा कि उनका ये जूनियर छात्र अतुलनीय है। भविष्य में वह निश्चित रूप से बहुत तरक्की करेगा। धन्यवाद। ये यून ने अपनी हजार सेना की तलवार पकड़ी और मुट्ठी जोड़कर दिव्य वन्य अवस्था से नीचे उतरने के लिए मुड़ गया। उसे पता था कि कियोनियो ठीक हो जाएगी। उसने जानबूझकर अपने अंतिम वार में कियोनियो के महत्वपूर्ण अंगों को चोट नहीं पहुंचाई थी। उसने यह वार करने की तकनीक कृपान मकबरे में सीखी थी। कृपान मकबरे में बिताए अपने पूरे समय के दौरान ये यून केवल 2 वार करने की तकनीकें ही समझ पाया था। ये एक सर्वोच्च शासन पहला कृपान प्रहार था। वास्तव में ये प्रहार कृपान सत्य के 32 शब्दों के सार को पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं करता था। यदि यह कहना हो कि इसमें कितना सार समाहित था, तो ये कृपान सत्य के 32 शब्दों के सार का केवल 1000वां हिस्सा था और इसमें आकर्षण का केवल 10,000वां हिस्सा ही था। फिर भी ये उनकी शुद्ध यांग युआनची के साथ इसे मिलाने पर यह अभी भी अत्यंत शक्तिशाली था। इस समय दर्शकों में मौजूद हर कोई ये यून को बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहा था। पिछली घटना को याद करते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी सपने में हों और अभी तक उससे जागे न हों। कियोनियो का स्काईऑक्स टायरेनस ब्लड हमला धरती को हिला देने वाला था, लेकिन ये यून ने वास्तव में अपनी लंबी और पतली थाउजेंड आर्मी कृपान का उपयोग करके उसे रोका और फिर उसने कियोनियो के सुरक्षात्मक युआनची को काटकर जीत हासिल की। यह एक चौंकाने वाला उलटफेर था। सभी को लगा था कि यून कियोनियो के हमले का सीधा सामना नहीं कर पाएगा।
लेकिन ये यून ने न सिर्फ उसका सामना किया बल्कि क्यूनियो को हरा भी दिया। जरा सोचिए, एक विशालकाय बैल एक दबंग आभा वाले व्यक्ति पर हमला करता है जबकि वह व्यक्ति स्थिर खड़ा रहता है, लेकिन विशालकाय बैल एक ही मुक्के से पराजित हो जाता है। यह तो सरासर पागलपन था। जब ये यून अपनी सीट पर वापस लौटा तब भी कई लोग सदमे से मुंह खोले हुए थे। अद्भुत, अद्भुत, क्या ये यून नौसिखियों में पहला स्थान हासिल करने की योजना बना रही है? ये यून द्वारा क्यूनियो की आश्चर्यजनक पराजय कल्पना से परे थी। अब कौन उनसे मुकाबला कर सकता है? पहले ये यून एक ही ईंट से अपने विरोधियों को एक के बाद एक बेहोश कर देता था। ऐसा करना काफी प्रभावशाली था, लेकिन इससे ज्यादा लोग डरते नहीं थे। ये यून ने कभी अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए किसी को नहीं पता था कि उसकी तलवार चलाने की तकनीक कितनी अच्छी थी। लेकिन अब उन्होंने इसे देख लिया था। यह इतना भयानक था कि रोंगटे खड़े हो गए। हमारे बीच का अंतर बहुत अधिक है। मुझे सचमुच विश्वास नहीं हो रहा। भीड़ में गूमू, जिसकी प्रसिद्धि ये यून से कम नहीं थी, इस लड़ाई को देखकर पीला पड़ गया। उसे ये यून की ताकत का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। वह ये यून से युद्ध करना चाहता था, लेकिन अब वह विचार पूरी तरह से मजाक बन गया था। इस समय मंच के किनारे स्थित वरिष्ठ सम्मान की सीट पर बैठे एक कानून प्रवर्तक ने अपनी काली हुड के नीचे चल रहे मैच को देखने के बाद एक अजीब सा भाव प्रकट किया। ये कृपाण तकनीक, क्या मैंने इसे गलत देखा? इतनी कम उम्र में और केवल 3 महीने से ताया दिव्य नगरी में रहते हुए यह असंभव है। उसने भौहें चढ़ाई और फिर उन्होंने अखाड़े के एक प्रशासक से पूछा, क्या आपके पास इस लड़ाई की वीडियो रिकॉर्डिंग डिस्केरे है? बिल्कुल, प्रशासक ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। वे सभी महत्वपूर्ण मैचों को रिकॉर्ड करने के लिए डिस्केरे का उपयोग करेंगे और फिर उन्हें भविष्य के संदर्भ के लिए संग्रहित करेंगे। मुझे एक प्रति दो, कानून प्रवर्तक ने कहा। वह निश्चित नहीं था, इसलिए उसने अपने अनुमान की पुष्टि के लिए डिस्केरे फुटेज को डिवाइन सिटी के एक बुजुर्ग को सौंपने की योजना बनाई। उन्हें लगा कि यह असंभव है, लेकिन फिर भी उन्हें इसकी पुष्टि के लिए किसी वरिष्ठ व्यक्ति की आवश्यकता थी। अध्याय 239, डिस्केरे वीडियो। ये यून अपनी सीट पर वापस चले गए और अखाड़े में मौजूद सभी लोग उन्हें देख रहे थे। इसी क्षण मंच से एक कमजोर आवाज आई, ये यून रुका और पीछे मुड़ा। ये क्यूनियो था। वह अब जोर से बोल नहीं पा रहा था क्योंकि ये यून की तलवार ने उसकी छाती को चीर दिया था, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो चाल तुमने ये कहां से सीखी? क्यूनियो ने बड़ी मुश्किल से हर शब्द कहा। डॉक्टरों ने क्यूनियो को बोलने से मना किया था, लेकिन उसने उनकी बात अनसुनी कर दी। कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति मुझे इसे सीखने के लिए कहीं ले गया था। ये यून ने यह बात छिपाई नहीं। हालांकि उसने प्राचीन मकबरे का जिक्र नहीं किया क्योंकि यह एक रहस्य था कि ताया दिव्य नगरी के नीचे एक प्राचीन मकबरा था और बहुत से लोग इस रहस्य को नहीं जानते थे। कुछ दिन क्यूनियो को अचानक यून के पिछले कुछ दिनों से गायब होने की याद आए और उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैं समझ गई। तुम कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे, तलवार के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। उसे इतनी भयानक तलवारबाजी की तकनीक सीखने में केवल कुछ ही दिन लगे। यह अकल्पनीय था। तलवार चलाने की इस चाल का नाम क्या है? क्यूनियो ने फिर पूछा। ये यून ने जब इस चाल का इस्तेमाल किया था तो उसने क्यूनियो की तरह इसका नाम जोर से नहीं बोला था। ये यून ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, सर्वोच्च शासन। ये यून द्वारा कृपाण की इस चाल का नामकरण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह चाल कृपाण सत्य के 32 शब्दों के सर्वोच्च शासन को समझने से उत्पन्न हुई थी। चाहे क्यूनियो हो या दिव्य नगरी में उपस्थित अनेक साधक, किसी ने भी उस चाल को नहीं पहचाना। वे सब बस इतना जानते थे कि ये यून की तलवारबाजी की चाल भयावह थी। सर्वोच्च शासन, अच्छा कदम। क्यूनियो को जब डॉक्टर स्ट्रेचर पर लिटाकर अखाड़े से बाहर ले जा रहे थे तब उन्होंने और कुछ नहीं कहा। क्यूनियो की पराजय और गंभीर चोट के कारण वह 2800वें रैंक वाले अनुभवी साधक से मुकाबला नहीं कर सकता था। ये यून के हाथों पराजय के कारण क्यूनियो का रैंक गिरकर 10,003 हो गया था। लेकिन इससे क्यूनियो की नवोदित खिलाड़ी रैंकिंग पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि नवोदित खिलाड़ी रैंकिंग प्रतियोगिता में प्रत्येक नवोदित खिलाड़ी को उनके सभी मैचों में प्राप्त उच्चतम रैंकिंग के अनुसार स्थान दिया गया था। तो क्यूनियो तीसरे स्थान पर रही और अब ये यून नवागंतुकों में दूसरे स्थान पर थी। और अभी भी उनके सामने 3 और चुनौतियां बाकी थीं। अब वह किसे चुनौती देने वाला था? क्या वह किसी उच्च पदस्थ अनुभवी साधक को चुनौती देगा या चुशिया और को? ये सोचकर कई लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। ये यून चाहे जिसे भी चुनौती दे, मुकाबला निश्चित रूप से दिलचस्प होगा। ... इस समय केंद्रीय दिव्य मीनार में कैंग यान और एल्डर जियांगे एक बार फिर शतरंज खेल रहे थे। इन दोनों बुजुर्गों ने चाय बनाई थी। वे शतरंज खेलते हुए चाय का आनंद ले रहे थे। उनके लिए आगे बढ़ना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने आलसीपूर्ण जीवन जीना शुरू कर दिया। वे कई दिनों तक लगातार शतरंज खेलते रहते थे। जहां तक नौसिखियों की रैंकिंग प्रतियोगिता की बात है, वे शतरंज खेलते समय कभी कभार ही इस पर ध्यान देते थे। उनके स्तर के लोगों के लिए नौसिखियों की रैंकिंग प्रतियोगिता कोई बड़ी बात नहीं थी। जियांगे और कांगयान को दिव्य नगर के वरिष्ठों में गिना जाता था, जो नौसिखियों के प्रति सबसे अधिक चिंतित रहते थे। वहीं ताया दिव्य नगर के नगर प्रमुख जैसे लोग आमतौर पर दशकों तक एकांतवास में प्रशिक्षण लेते थे। यदि कोई उनसे पूछता कि किन हाउटियन कौन है, तो वे कहते कि उन्होंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। मैंने कहा, बूढ़े जियान, आप हाल ही में दक्षिणी द्वीप गए थे और 2 पौंड जिंग लुओचुन लेकर आए थे, है ना? आप इसे क्यों नहीं बना रहे हैं? इस अनमोल खजाने को न पीना तो सरासर बर्बादी है। कैंग यान चाय की चुस्की ले रहा था। वह इस समय एक बेहतरीन चाय पी रहा था जो नारियों और दांतियान को पोषण देती थी। इस चाय का एक बर्तन अनमोल था, लेकिन उसे अभी भी एल्डर जियांगे की जिन लुओचुन की याद सता रही थी। जियांगे ने आंखें घुमाई और उसे जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। उसने कहा, क्या तुमने आज यून को तलवारों से बनी कब्र से बाहर नहीं निकाला? वह कैसा है?
जब जियांगे ने ये पूछा तो कैंग यान ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। यह कहना मुश्किल है। जब मैंने उस लड़के को बाहर बुलाया तो वह बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था, मानो उसने सच में कुछ सीखा हो। लेकिन सोचने पर पता चलता है कि वह थोड़े समय के लिए ही अंदर गया था, इसलिए यह बहुत कम संभावना है कि उसने सच में कुछ सीखा हो। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि उसे फिर से कृपाण मकबरे में जाने दूं ताकि वह कुछ दिनों में और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। फिर मैं उसके प्रशिक्षण के परिणाम देखने के लिए एक ठीक ठाक स्तर के प्रतिद्वंद्वी को उससे लड़ने के लिए तैयार करूंगा। ये सुनकर एल्डर जियांगे अवाक रह गए। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी शतरंज की मोहर को मेज पर पटका और गुस्से से कहा, तुम उसे फिर से वहां ले जाना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि कृपाण मकबरा ताया दिव्य नगरी का रसोई घर है? बैंगनी रक्त स्तर के किसी साधक का पहली बार तलवार मकबरे में प्रवेश करना और कुछ दिनों बाद ही आत्मविश्वास से भर जाना, जैसे कि उसने कुछ सीख लिया हो, तो उसने जो सीखा है वह शायद गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इसका अंदाजा नहीं था? क्या तुम अगले कुछ दिनों में क्यूनियो और चू शियाओरान को तलवार मकबरे में ले जाने की योजना बना रहे हो ताकि वे कुछ सीख सके? एल्डर जियांगे द्वारा पूछे जाने पर कैंग यान ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने ये भी सोचा कि यून अपने अध्ययन में भटक गया होगा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्यूनियो को भूल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि चू शियाओरान में क्षमता है, इसलिए एक बार कोशिश करना बनता है। उसने कम उम्र में ही कुछ सच्चाइयों को समझ लिया है और उसकी समझ बहुत तेज है। इसके अलावा वह तलवार चलाना भी जानती है। कैंग यान की बातें सुनकर जियांगे हिचकिचाया। चू शियाओरान के बारे में कैंग यान की बात में दम था, एक बार कोशिश करके देखना तो बनता था। एल्डर जियांगे ने कहा, वृद्ध कैंग, हमें सावधान रहना होगा। हालांकि इन प्रतिभाशाली बच्चों के ऋषि बनने की संभावना बहुत कम है, फिर भी हमें उनका भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहिए। पिछले एक साल में ताया दिव्य राज्य में कई घटनाएं घटी हैं, जैसे कि बादल वन में बैंगनी बादलों का जन्म और पिछले साल दिव्य वन में राक्षसों का झुंड पलायन। कौन जाने कहीं कोई बड़ी घटना न घटित हो जाए। युवा पीढ़ी का पालन पोषण करना हमेशा अच्छा होता है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही जियांगे ने ये कहा, उन्हें दरवाजे के बाहर से युआनची का संदेश सुनाई दिया, अधीनस्थ गुईबाई एल्डर जियांगे से मिलना चाहते हैं। गुईबाई। जियांगे ने कुछ देर सोचा। कानून लागू करने वाले अधिकारी होने के नाते गुईबाई इस साल की नवोदित रैंकिंग प्रतियोगिता के प्रभारी थे। उन्हें अभी भी अखाड़े में होना चाहिए था। अंदर आओ। क्या बात है? जियांगे ने हल्के से कहा। काले लिबादे में लिपटी गुईबाई ने दरवाजा खोलकर कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने अपना हुड हटाया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इस वर्ष की नवोदित रैंकिंग प्रतियोगिता की अध्यक्षता मेरा अधीनस्थ कर रहा था और एक लड़ाई में कुछ असाधारण घटना घटी। मुझे ठीक से पता नहीं था कि वह क्या थी, इसलिए मैंने दोनों वरिष्ठों से पुष्टि करवाने के लिए एक वीडियो डिस्कैरे लाया है। इतना कहकर गुईबाई ने डिस्कैरे सौंप दिया। जियांगे ने कुछ अनिश्चितता के साथ गुईबाई की ओर देखा। किस तरह की नौसिखिए लड़ाई के लिए उसे और कांग यान को पुष्टि करने की जरूरत थी। इसी क्षण गुईबाई ने डिस्कैरे को मेज पर रख दिया और अपने शरीर की युआनची को डिस्कैरे में प्रवाहित करके डिस्कैरे से एक प्रकाश चमका और उससे वीडियो निकलने लगा। ये क्यूनियो और ये यून की लड़ाई थी। अरे, इस छोटे बदमाश ने तुरंत क्यूनियो को चुनौती दे दी। ये तो वाकई बहुत आत्मविश्वासी है। आखिरकार ये यून एक सामान्य पृष्ठभूमि से थी। ताया दिव्य नगरी में आने के 3 महीने के भीतर ही एक अंतःप्रिय परिवार की प्रतिभाशाली क्यूनियो को चुनौती देने की स्थिति तक पहुंचना आसान नहीं था। गुईबाई ने कुछ नहीं कहा और पास में हाथ बांधकर खड़े रहे। डिस्कैरे के वीडियो से ही जियांगे और कांग यान को इस लड़ाई की खासियत का पता चल गया, बिना उनके कुछ और कहे। डिस्कैरे के फुटेज में क्यूनियो और ये यून के बीच भयंकर युद्ध दिखाई दिया। ये यून को क्यूनियो के कवच को भेदते देख जियांगे ने सिर हिलाकर सहमति जताई। इसके बाद क्यूनियो ने ये यून से दोबारा लड़ने के लिए अपना कवच उतार दिया। जियांगे ने एक दुर्लभ प्रशंसात्मक मुस्कान दी। ये छोटा बदमाश बुरा नहीं है। मुझे पता है वह बुरा नहीं है। क्यूनियो के साथ उसकी लड़ाई देखो, वह शुरू से ही किसी भी तरह से नुकसान में नहीं था। मेरे पास उसे कृपाण मकबरे में ले जाने का कारण था। शायद कुछ और दिनों में वह सच में कुछ सीख जाए। कैंग यान अपनी बड़ाई करने लगा, लेकिन ठीक उसी क्षण ये यून क्यूनियो के बैल लटका में फंस गया। कैंग यान के चेहरे पर खुशी के भाव गायब हो गए। ये लड़का इतना प्रशंसा के लायक कैसे नहीं हो सकता? मैंने अभी उसकी प्रशंसा की थी और अब वह अपने प्रतिद्वंद्वी के जाल में फंस गया। ये यून के पास लड़ाई का डटकर सामना करने के अलावा कोई चारा नहीं था और उसे इसका खामियाजा भुगतना ही था। इसी क्षण क्यूनियो ने अपना घातक प्रहार किया और ये यून ने अपनी कृपाण से उसका सीधा सामना किया। ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। जब उन्होंने ये यून की तलवार की किरण को आकाश बैल की प्रेत छवि को चीरते हुए और फिर क्यूनियो के बलिष्ठ शरीर को चीरते हुए देखा तो कैंग यान और जियांगे दोनों के चेहरे स्तब्ध रह गए। बस अब ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में अविश्वास का भाव पाया। रिप्ले। कैंग यान ने जल्दी से कहा। गुईबाई ने एक शब्द भी नहीं कहा और ये यून के स्लैश को फिर से दिखाने के लिए डिस्कैरे में कुछ और युआन क्यूई इंजेक्ट कर दिया। ये वार क्यूनियो के शरीर पर लगा और इसका प्रतिबिंब उनकी आंखों में दिखाई दिया। उस तलवार की किरण का प्रभाव उनकी पुतलियों में काफी देर तक बना रहा। सेबर ट्रुथ के 32 शब्दों का क्षेत्र। एल्डर जियांगे ने गहरी आवाज में कहा। ये बच्चा। कांग यान पूरी तरह से अवाक रह गया। इस समय अपने स्वभाव के अनुसार वह उछलकर अपनी दूरदर्शिता की तारीफ करने लगता। लेकिन ये यून एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था। ये यून ने मात्र कुछ ही दिनों में कृपाण सत्य के 32 शब्दों से अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली। ये देखकर वह स्वयं भी आश्चर्यचकित रह गया। उसने ये यून को कृपाण मकबरे में अचानक ही ले जाने का फैसला किया था। वह ये यून की परीक्षा लेना चाहता था। उसे लगा कि वही यून को कुछ बार मकबरे में ले जाकर उसे थोड़ी सी जानकारी दिला सकता है, जिसका लाभ उसे जीवन भर मिलेगा।
सामान्य परिस्थितियों में अगर ये यून को कुछ महीनों में ही कोई अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती तो यह एक असाधारण उपलब्धि होती, लेकिन अब महज 4-5 दिनों में ही उसने ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली। ये तो हद से ज्यादा ही था। यहाँ तक कि किन्हाउटियन, जो जन्मजात तलवारबाज थे, तलवारबाजी की समझ के मामले में ये यून की तुलना में कहीं नहीं ठहरते थे। शानदार, क्या ये बच्चा जन्मजात तलवारबाज हो सकता है? कुछ लोग किसी विशेष प्रकार के हथियार के साथ स्वाभाविक रूप से संगत होते हैं। ऐसा लगता था मानो वे उसी हथियार के लिए पैदा हुए हों। जब वे उस हथियार का उपयोग करते थे तो उनकी शक्तियां अत्यधिक बढ़ जाती थीं और वे किसी अन्य हथियार का उपयोग बिल्कुल नहीं कर पाते थे। ये लोग किसी एक क्षेत्र में आसानी से शिखर पर पहुंच सकते थे। साथ ही उनके लिए अपनी पसंद के हथियार के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करना भी आसान था। जियांगे ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वह नहीं है। उसके पास भी धनुष है। उसकी धनुष चलाने की कला भी बुरी नहीं है। मैंने सुना है कि उसने जड़ी बूटी चुनने वाले प्रशासक से उसी धनुष का उपयोग करके प्राचीन जड़ी बूटी को हासिल कर लिया था। स्वाभाविक रूप से तलवारबाजी में माहिर न होते हुए भी इतनी गहरी समझ होना जो एक स्वाभाविक तलवारबाज से भी कहीं अधिक हो, यह अविश्वसनीय है। अध्याय 240, कमजोरों की ताकतवरों पर विजय। ये यून द्वारा कियूनियो को हराने के बाद उसने तुरंत उस व्यक्ति का नाम जमा कर दिया जिसे वह अगले मुकाबले में चुनौती देना चाहता था। रेफरी को चुनौती पत्र मिलते ही कुछ लोग उसे देखने लगे। रेफरी की मेज के पास कुछ लोग खड़े थे और उन्होंने ये यून द्वारा लिखे गए नाम की जांच शुरू कर दी और उन्होंने जिस व्यक्ति को चुना वह चू शियाओरान था। ये यून बनाम चू शियाओरान। किसी को भी इस बात पर हैरानी नहीं हुई कि ऐसा होने वाला था। नौसिखियों की रैंकिंग प्रतियोगिता में शीर्ष पर पहुंचने के लिए किसी की जरूरत थी। ये यून और चू शियाओरान का अंतिम मुकाबला होना तय था। दरअसल ये यून जैसे व्यक्ति के लिए नौसिखियों के बीच मौजूद विशेषज्ञों से मुकाबला करके यह अनुभव प्राप्त करना आवश्यक था। उसे अपनी मार्शल आर्ट को प्रशिक्षित करने के लिए युद्ध का अनुभव अर्जित करना था। ये यून चू शियाओरान से लड़ना चाहता है। किसी ने ये खबर फैला दी, वह चू शियाओरान से लड़ना चाहता है। अब चू शियाओरान को दबाव महसूस होने वाला है। अतीत में चू शियाओरान का प्रदर्शन कियूनियो से थोड़ा बेहतर रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। सभी जानते थे कि चू शियाओरान ने अपनी कुछ तरकीबें छुपा रखी थीं, लेकिन फिर भी ये यून का सामना करते समय वह कुछ खास नहीं कर पाती थी। ये यून एक विलक्षण योद्धा है, यहाँ तक कि जब कियूनियो ने अंत तक अपनी पूरी ताकत लगा दी तब भी वह उसे एक ही वार में तोड़ सकता था। उसकी असाधारण चाल, आक्रमण और गति के आगे बाकी सब दंड रह जाते हैं। क्या चू शियाओरान उसे हरा पाएगी? ये बहुत मुश्किल होगा। अभी तो ऐसा लग सकता है, लेकिन कौन जानता है कि चू शियाओरान ने कितनी छिपी हुई शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है। जब कियूनियो और ये यून लड़े थे तब उसके पास भी अपना तुरुप का पत्ता था, तो क्या चू शियाओरान के पास भी ऐसा कोई पत्ता नहीं होगा? यह मत भूलिए कि चू शियाओरान एक ऐसी शख्सियत है जिसने नियमशास्त्रीय सत्यों की गहरी समझ हासिल कर ली है। लोगों ने इस विषय पर बहस की, लेकिन अंत में अधिकांश लोगों का मानना था कि ये उनके जीतने की संभावना अधिक थी। इसी क्षण रेफरी ने घोषणा की, दिव्य वन्य चरण 2600 लोनली। चुनौतीकर्ता चू शियाओरान। ये यून से मुकाबला करने से पहले चू शियाओरान ने पहले ही एक मुकाबला तय कर लिया था। वह पृथ्वी के सम्मान सूची में 2600वें स्थान पर मौजूद व्यक्ति को चुनौती दे रही थी। ये चू शियाओरान की तीसरी आखिरी लड़ाई थी। कल उसके पास किसी को चुनौती देने के 2 और मौके थे। चू शियाओरान कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकती थी यह कोई नहीं जानता था। चू शियाओरान ने पानी की तरह कोमल तलवार पकड़ी हुई थी और वह दिव्य वन्य मंच पर चढ़ गई। चाहे इस लड़ाई में उसका सामना किसी से भी हो या अगली लड़ाई में ये यून से, वे सभी मजबूत प्रतिद्वंद्वी थे। फिर भी चू शियाओरान बेहद शांत थी। बहुत से लोग उनके इस तरह के संयम की प्रशंसा करते थे। वह वाकई में विशेषज्ञ कहलाने के योग्य है क्योंकि उसने घबराया नहीं। उसने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी, यहाँ तक कि जब उसने कियूनियो को हारते हुए देखा तब भी लोग मन ही मन भयभीत थे। उन्हें चू शियाओरान की शक्ति की सीमा का अंदाजा नहीं था। चू शियाओरान के प्रतिद्वंदी लोंगली के हाथ में भाला था। भाले के साथ उन्होंने एक प्रभावशाली मुद्रा बनाई। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी को बहुत गंभीरता से लिया और उन्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। चू शियाओरान। प्रतिभागियों के लिए बने बेंचों पर ध्यानमग्न ये यून ने अपनी आंखें खोली। वह भी मौजूदा नंबर 1 नवोदित खिलाड़ी की प्रभावशाली शैली को देखना चाहता था। युद्ध शुरू हो चुका था। कई लोगों की निगाहें मंच पर टिकी हुई थीं। वे चू शियाओरान की छिपी हुई शक्ति को देखने के लिए उत्सुक थे। कियूनियो के पास तो भरपूर छिपी हुई शक्ति थी, इसलिए चू शियाओरान के पास भी निश्चित रूप से छिपी हुई शक्ति होगी। सभी ने यही कल्पना की थी कि इस लड़ाई में लोंगली धीरे धीरे चू शियाओरान को तब तक दबाएगी जब तक कि उसे बाजी पलटने के लिए अपनी छिपी हुई शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर न होना पड़े। लेकिन ये लड़ाई उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। लोंगली ने अपने शुरुआती हमलों में वाकई बहुत भयंकरता दिखाई। उसके भाले से भाले की किरणें निकल रही थीं। भाला सैनिकों के बीच सर्वश्रेष्ठ हथियार माना जाता था। लोंगली की लंबाई 1.8 मीटर से अधिक थी, इसलिए भाले से हमला करते समय उनमें जबरदस्त आक्रामकता दिखाई देती थी। लेकिन चू शियाओरान एक नर्म तलवार का इस्तेमाल कर रही थी। जब तलवार और भाले का टकराव होता था तो आमतौर पर तलवार ही हारती थी। चू शियाओरान को लोंगली ने तुरंत ही हरा दिया। लोंगली का भाला तेज था और उसने उसमें अपनी प्रचंड युआंची भी समाहित कर दी थी। लोंगली ने एक के बाद एक वार किए, मानो लहरें रुकी न रही हों। वहीं चू शियाओरान समुद्र में तैरती एक छोटी नाव की तरह थी। वह लहरों और हवा के झोंकों से इधर उधर धक्के खा रही थी। ऐसा लग रहा था कि चू शियाओरान एक खतरनाक स्थिति में है, लेकिन लोंगली के हमले कितने भी जोरदार क्यों न हो, चू शियाओरान अजेय बनी रही। काफी देर तक चू शियाओरान को हराने में नाकाम रहने के बाद लोंगली चिंतित होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह उसे हराने से बस एक कदम दूर है। अगर लोंगली एक चट्टान होती तो चू शियाओरान घास के तिनके जैसी होती।
चट्टान चाहे जितना भी दबाव डाले, घास का तिनका बस झुक जाता, टूटता नहीं। इससे कई नवागंतुक निराश हो गए। वे चाहते थे कि चू शियाओरान अपने मैच शानदार तरीके से जीते, लेकिन वास्तविकता में चू शियाओरान को दबाया जा रहा था। नए खिलाड़ियों को ये बात अच्छी नहीं लगी। क्या चू शियाओरान के पास कोई छिपी हुई शक्ति नहीं थी? अगर लॉन्गली उसे इस तरह दबा रहा था तो वही यून से कैसे लड़ पाएगी? लोगों को पता था कि लॉन्गली बहुत शक्तिशाली था। पृथ्वी रैंकिंग में 2600वें स्थान पर होने के कारण तीसरे वर्ष के छात्रों में भी उसे शीर्ष विशेषज्ञों में गिना जाता था। बीते वर्षों में जो भी नौसिखिया 2600वें स्थान के साधक से इस स्तर तक मुकाबला कर पाता था, वह साधारण माना जाता था। ऐसे नौसिखियों के लिए नौसिखिया प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करना लगभग तय था। लेकिन इस साल मामला अलग था। यहाँ बेहद शक्तिशाली यून मौजूद थी। उस तरह से लड़कर वही यून के लिए खतरा नहीं बन सकती थी। हालांकि दर्शक चिंतित थे, चू शियाओरान बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। चू शियाओरान निर्धारित क्रम का पालन करती रही और उसने लॉन्गली के हर हमले को नाकाम कर दिया। ये खतरनाक लग रहा था, लेकिन वह इसे बड़ी सहजता से कर रही थी। अखाड़े में पहुंचते ही लॉन्गली का दिल बैठ गया। वह जानता था कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो उसकी ऊर्जा चू शियाओरान से भी तेजी से खत्म हो जाएगी। अंत में उसे हार का सामना करना पड़ेगा। उसे एक ही बार में जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। अब उसके पास केवल अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने का विकल्प था। लॉन्गली ने यह चाल अभी हाल ही में सीखी थी और वह इसे कुशलता से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जीत हासिल करने के लिए उसके पास यही एकमात्र चाल बची थी। जैसे ही लॉन्गली ने चू शियाओरान पर हमला किया, उसने अपनी सबसे शक्तिशाली चाल की तैयारी शुरू कर दी। तैयारी पूरी करने के बाद उसने चू शियाओरान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और अपने पूरे शरीर की युवांची ऊर्जा को विस्फोटित करते हुए उसके सामने ऊर्जा का एक प्रचंड प्रवाह प्रकट हुआ। जैसे ही लॉन्गली अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के लिए तैयार हुआ, तभी कुछ अप्रत्याशित घटित हो गया। चू शियाओरान, जिसे उसने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, अचानक उसके हमले से ऊर्जा प्राप्त करती हुई प्रतीत हुई और उस पर पलटवार करते हुए एक और हमला कर दिया। ये हमला नीरस लग रहा था और ऐसा नहीं लग रहा था कि इससे लॉन्गली की ऊर्जा तरंग को कोई खतरा होगा। लेकिन इस हमले में तलवार की किरण निकली, जिसने लॉन्गली की ऊर्जा तरंग के एक हिस्से को नष्ट कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने लॉन्गली के हमले की कमजोर कड़ी पर वार किया था। पेंग, लॉन्गली की युवांची टूट चुकी थी, इसलिए भले ही लॉन्गली उस समय प्रतिक्रिया करने और पीछे हटते हुए अपने शरीर की रक्षा करने की कोशिश करने में सक्षम था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चू शियाओरान बहुत तेज थी और उसकी तलवार बहुत सटीक थी। उसका शरीर एक भूत की तरह लॉन्गली की भाले की किरणों में घुस गया और उसने अपनी तलवार से लॉन्गली के सुरक्षात्मक कवच को तोड़ दिया। ये हमला किसी गुफा से निकले जहरीले सांप की तरह था और ऐसा लग रहा था मानो वह लॉन्गली की गर्दन के चारों ओर लिप रहा हो। ठंडी तलवार की किरण ने लॉन्गली के दिल को स्तब्ध कर दिया और उसकी सारी युवांची का संचार रुक गया। क्या लॉन्गली हक्का बक्का रह गया। वह मानो पत्थर की तरह जम गया हो, बिना हिले डुले खड़ा रहा। तुम हार गई हो। चू शियाओरान ने अपनी कोमल तलवार वापस खींच ली और चुपचाप एक कदम पीछे हट गई। चू शियाओरान को पीछे हटते देख लॉन्गली स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। शुरू से ही उसका पलड़ा भारी था। लंबे हमलों के बाद भी जब वह उसे हरा नहीं पाया, तब उसे अपना नया सीखा हुआ घातक वार इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, चू शियाओरान ने अचानक बाजी पलट दी और उसे हरा दिया। एक साधारण सी दिखने वाली चाल ने उसकी रक्षा पंक्ति को भेद कर एक ही वार में जीत हासिल कर ली। हार से जीत में ये जबरदस्त उलटफेर लगभग पल भर में हो गया। लॉन्गली को लगता था कि वह चू शियाओरान से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अंत में वह फिर भी हार गया। यह एहसास शतरंज जैसा था। जब कोई खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी के कई मोहरों को हटाकर उसे दबाव में ला रहा होता है, तो जीत उसके हाथ में होती है। लेकिन अचानक प्रतिद्वंदी एक ऐसी चाल चलता है जिससे उसका राजा चेकमेट हो जाता है। पूरा मैच हार गए। लॉन्गली को अपनी हार पर गहरा दुख हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि चू शियाओरान ने उसकी चाल को कैसे भेद दिया। इस मुकाबले के नतीजे को लेकर दर्शक भी असमंजस में थे। ऐसा लग रहा था कि चू शियाओरान ने आसानी से जीत हासिल कर ली है, लेकिन साथ ही साथ यह जीत आसान भी नहीं थी। कुछ लोगों को तो ये भी लगा कि चू शियाओरान की जीत संयोगवश हुई है। ये सब कैसे हुआ? वे चू शियाओरान की छिपी हुई शक्ति के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शुरू से अंत तक चू शियाओरान ने केवल एक ही चाल चली, और उस एक चाल की शक्ति ने ही उसे अप्रत्याशित तरीके से लॉन्गली को हराने में सक्षम बना दिया। क्या चू शियाओरान के पास कोई छिपी हुई शक्ति नहीं है? क्या बस यही उसकी ताकत है? फिर वही उनसे कैसे लड़ेगी? क्या उसकी हार निश्चित नहीं है? लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से ऐसे विचार आते थे। लॉन्गली को हराने के लिए संघर्ष करने के कारण लॉन्गली के लिए ही उनको हराना मुश्किल हो गया था। इस समय किसी ने कहा, इसके विपरीत, मुझे लगता है कि इस लड़ाई में चू शियाओरान का प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली था। उसने जो शक्ति इस्तेमाल की वह लॉन्गली की तुलना में कम थी, लेकिन अंतिम परिणाम अप्रत्याशित था। कम शक्ति से लॉन्गली को हराना कौशल है। आपको कैसे पता चला कि चू शियाओरान द्वारा इस्तेमाल की गई शक्ति उसकी अधिकतम सीमा थी? जब वह व्यक्ति एक प्रश्न लेकर लौटा तो दर्शकों को आश्चर्य हुआ। अगर वह 60% शक्ति से जीत सकती है तो उसने 100% शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बल्कि 60% शक्ति से 70% शक्ति वाले प्रतिद्वंद्वी को हराना उसकी कुशलता को दर्शाता है। शायद चू शियाओरान प्रशिक्षण ले रही थी और अपने कौशल को निखार रही थी। ये बात कहने वाला एक अनुभवी साधक था। अब कई अनुभवी साधकों को यह स्वीकार करना पड़ा कि चू शियाओरान बेहद शक्तिशाली थी, भले ही यह स्वीकार करना शर्मनाक था कि एक नौसिखिया उनसे अधिक शक्तिशाली था। यह सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या नौसिखिया रैंकिंग प्रतियोगिता के माध्यम से खुद को निखारना संभव है? इस लड़ाई को याद करते हुए चू शियाओरान शुरू से अंत तक बेहद शांत थी।
वह कभी घबराए नहीं, ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। अगर वह वाकई लॉन्गली को नहीं हरा सकती थी तो यह मुमकिन नहीं था कि वह इतनी शांत रह पाती। और आखिरी हमले में ये देखने में तो आसान लग रहा था, लेकिन क्या ये वास्तव में इतना आसान था? क्या एक साधारण हमले ने लॉन्गली के जोरदार घातक प्रहार को भेद दिया? ये जानकर लोगों को चू शियाओरान की शख्सियत समझ से परे लगी। इस नवोदित रैंकिंग प्रतियोगिता में क्यूनियो हमेशा चू शियाओरान से पीछे ही रही। अगर गौर से देखा जाए तो शायद अंतिम दिन चू शियाओरान को चुनौती देना ही क्यूनियो का इरादा था। हालांकि यह संभव था कि क्यूनियो को मन ही मन यह विश्वास न हो कि वह चू शियाओरान से हार जाएगा, लेकिन इससे यह संकेत मिलता है कि क्यूनियो पहले चू शियाओरान से कमजोर था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह खुद को चुनौती के रूप में पेश नहीं करता। दुर्भाग्यवश अब चू शियाओरान को क्यूनियो नहीं बल्कि यी यून चुनौती दे रही थी।